तो ये कहानी है अकीरा की, जिसे गेम्स खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक है और आज भी वो अपने घर पर बैठा हुआ गेम्स खेल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने वाला ओपोनेंट गेम छोड़कर भाग जाता है, लेकिन उससे इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो उसके साथ हमेशा ही होता है। और अब उसके स्कूल का टाइम हो चुका है, तो वो जल्दी से रेडी होकर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो अब भी उसके हाथ में गेम ही होती है और अकीरा इतनी गेम इसीलिए खेलता है ताकि वो अपनी लाइफ की रियलिटी से भाग सके। और जब वो जाकर स्टॉप पर रुकता है तो यहाँ पर उसे उसकी क्लासमेट्स मिल जाती हैं, जो कि उसे देखकर उसका मजाक बनाना शुरू कर देती हैं। और अकीरा उन दोनों की बातों को सुन लेता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें इग्नोर करता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक ब्लैक कलर की वैन आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक हट्टा कट्टा बंदा बाहर निकलता है। और जैसे ये गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी होती है तो वो एक ही मुक्का मारकर इस गाड़ी को उड़ा देता है। और तभी यहाँ पर 5 सेकंड का टाइमर चलना शुरू हो जाता है और जैसे ये टाइमर खत्म होता है तो ये बंदा अकीरा के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है। लेकिन अकीरा इसके अटैक को डॉज करके सामने पड़ी हुई एक साइकिल उठा लेता है और इससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदा अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। और तभी अकीरा के मन में ये ख्याल आता है, क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? लेकिन साथ ही में वो ये सोचता है कि जब तक मैं पुलिस को बुलाऊंगा तो ये बंदा मुझे जान से मार देगा। जिसके बाद वो एक पुरानी सी बिल्डिंग में आ जाता है और वो ये सोचता है कि ये बिल्डिंग काफी कमजोर है, अगर ये बंदा मुझे पकड़ने के लिए इसके अंदर आएगा तो ये बिल्डिंग अपने आप ही टूट जाएगी और ये बंदा भी मारा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद अकीरा भागकर ऊपर जाता है ताकि वो एक और न्यू प्लान बना सके। और इस बार ये बंदा अकीरा के प्लान में फंस जाता है और उसके ऊपर एक काफी बड़ी पानी की टंकी आकर गिरती है, जिससे इस बंदे का माथा खुल जाता है और साथ में खून निकलना भी शुरू हो जाता है। लेकिन ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग होता है और जैसे ये बंदा अकीरा पर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे आता है तो अकीरा इसके पेट में एक रॉड घुसा देता है, जिससे ये बंदा नीचे गिरकर मारा जाता है। और ये देखकर अकीरा काफी खुश होता है और वो ये सोचता है कि फाइनली मैंने इसे हरा दिया। और तभी अचानक यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो ये कहती है कि शाबाश, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे पेट को इतनी जल्दी हरा दोगे। और तभी यहाँ पर दोबारा से 5 सेकंड्स का टाइमर चलना शुरू हो जाता है और जैसे ही ये टाइमर खत्म होता है तो ये लड़की अकीरा के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है और उसके एक हाथ को उड़ा देती है। और अभी लड़की जाती हुई कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अभी तो ये गेम स्टार्ट हुई है। और इस तरफ हम अकीरा को देखते हैं, जिसकी हालत काफी खराब होती है और वो ये कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये गेम अभी खत्म नहीं हुई है तो मैं ये गेम खेलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की रियलिटी से दूर जाना चाहता हूँ। और ये बोलने के साथ ही अकीरा मारा जाता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अकीरा एक न्यू जगह पर आ चुका है, जहाँ पर उसके हाथ में हथकड़ियाँ लगी होती हैं। और जैसे वो सामने देखता है तो उसके सामने उसके जैसे ही यहाँ पर काफी सारे बंदे खड़े हुए होते हैं। अकीरा ये बात देखकर भी काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसका टूटा हुआ हाथ दोबारा से वापस आ चुका है। और तभी यहाँ पर वही लड़की आ जाती है और वो ये बताती है कि आप सभी का स्वागत है, और वैसे मेरा नाम है मियो और आप सभी को यहाँ पर हमारे एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। जिसके बाद वो ये बताती है कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है कि रियल लाइफ में तुम सारे लोग मारे जा चुके हो, यानी कि तुम्हारे पास ना तो कोई आजादी है और ना ही कोई राइट्स। और जैसे ही वो सेकंड रूल बताने वाली होती है तभी एक बंदा कहता है कि मैं इस सब से काफी पक चुका हूँ, तो तुम यहाँ से जाओ और मुझे भी जाने दो। लेकिन तभी मियो अपने हाथ को एक कैनन के अंदर कन्वर्ट करके इस इंसान को यहीं पर मार देती है, जिससे सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। पर ये जगह चारों तरफ से सील होती है और यहाँ पर भागने का कोई भी फायदा नहीं है। और तभी मियो ये बताती है कि जैसा कि तुमने देख लिया है कि मैं अपने हाथ को एक कैनन के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ, और ऐसे ही हमने तुमसे तुम्हारा सारा कुछ छीन लिया है और बदले में तुम्हें ऐसी ही पावर्स दी हैं। तो चुपचाप हमारी बातें मानो और इन पावर्स का इस्तेमाल ऐसे करो जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ पाएं। और अब वो इन सभी को ये बताती है कि तुम्हारे हाथों में जो हथकड़ियाँ हैं उसके अंदर 2 लाइट्स हैं, पहली है रेड और दूसरी है ग्रीन। और जैसे ही ग्रीन लाइट होगी तो तुम अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हो, और इन एबिलिटीज का इस्तेमाल करने के बाद तुम किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। और यहाँ पर खड़े हुए सारे लोग उसकी बातों को बड़ी गौर से सुन रहे होते हैं और वही कहती है कि अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और वो यही सवाल मडोका और रिंगो दोनों से ही करती है। और तभी अचानक एक बंदा ये पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम ये सारा कुछ क्यों कर रही हो? और तभी मियो उसकी बातों का जवाब देते हुए ये कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में भी सारा कुछ जानती हूँ, और मैंने उस बंदे को इसलिए जान से मारा क्योंकि मैं एक बुरी इंसान हूँ और तुम एक अच्छे इंसान। और जब ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं तो फिर ये सारे अपने अपने रूम में आ जाते हैं
और जैसे अकीरा अपने रूम में आता है तो उसके हाथ की हथकड़ियाँ भी खुल जाती हैं और यहाँ सामने टेबल पर एक लेटर रखा हुआ होता है, जिससे अकीरा को ये पता चल जाता है कि उसकी एबिलिटी कौन सी है और वो क्या क्या कर सकता है। और फिर हम मियो को देखते हैं जो कि ये सारा कुछ अपने सीसीटीवी कैमराज में देख रही होती है। और फिर हम दोबारा से अकीरा को देखते हैं जो कि अपनी फेवरेट कैंडी खाकर सो जाता है। और तभी अचानक यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे अकीरा ये समझ जाता है कि पक्का कोई न कोई यहाँ पर अपनी एबिलिटी को चेक कर रहा है, पर वो है कौन। और अब वो ये सोचता है कि अगर किसी के पास मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स हुई और वो मुझे मारना चाहता हो तो मैं उससे कैसे बचूंगा। और अकीरा को ये सारी चीजें बड़ी बकवास लग रही होती हैं, लेकिन साथ ही में वो अपना बेस्ट देने के लिए भी एकदम रेडी होता है। और अब बारी आ चुकी है पहली 1-on-1 बैटल की, जो कि मडोका और अकीरा के बीच में एक क्लासरूम के अंदर हो रही होती है। और मडोका उसको देखकर ही कहता है, ओए सुनो बच्चे, चुपचाप मुझसे हार मान लो वरना मैं इस डंडे से तुम्हारी बखिया टाइट कर दूंगा। और तभी मियो ये अनाउंसमेंट करती है कि तुम दोनों की फाइट बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। अगर तुम दोनों में से कोई मर जाता है या बेहोश हो जाता है तो ये फाइट वहीं पर एंड हो जाएगी। और जैसे मियो ये बात खत्म करती है तो इन दोनों की हथकड़ियों की लाइट ग्रीन हो जाती है, यानी कि ये फाइट स्टार्ट होने वाली है। और जैसे ही ये फाइट स्टार्ट होती है तो मडोका अपने हाथ में रखी हुई लकड़ को एक स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट कर लेता है और वो अकीरा के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। और अकीरा भी उसे डॉज कर रहा होता है और उसके रास्ते में जो भी चीजें आती हैं वो उन सभी को काटना शुरू कर देता है। और अकीरा उससे बचने के लिए उसके ऊपर टेबल फेंक कर मारता है और मौका देखते ही वो क्लासरूम से बाहर भाग जाता है। पर मडोका उसको ढूंढ लेता है और वही कहता है, ओह तो तुम यहाँ पर हो। और वो उसके ऊपर दोबारा से जानलेवा अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन अकीरा अब भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करता। और इस तरफ ये लड़की मियो से पूछती है कि ये बच्चा अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। मियो कहती है कि अभी उसका टाइम नहीं आया है। और फिर हम दोबारा से मडोका को देखते हैं जो ये कहता है, अरे ओए बच्चे, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी है भी या नहीं, या तुम मुझसे ऐसे ही भागते रहोगे। और तभी अकीरा ये कहता है, अबे सुन बच्चे, मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं तुझे एक ही झटके में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो फिर मरो। और ये बोलने के बाद मडोका उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है। और तभी अकीरा ये बताता है कि मेरे पास वो एबिलिटी है जिससे मैं अपने हाथ को एक कैनन के अंदर चेंज कर सकता हूँ, और शायद तुम इस एबिलिटी को पहले ही देख चुके हो। और जैसे ही मडोका उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी अकीरा अपने हाथ को कैनन के अंदर चेंज कर लेता है और वो उसके ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट करता है, जिससे मडोका काफी दूर जाकर गिरता है और उसकी स्वॉर्ड भी नीचे गिर जाती है और दोबारा से लकड़ी बन जाती है। और अब अकीरा उसके पास जाता है और ये कहता है कि तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो वरना मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। और ये सुनने के बाद मडोका उसके सामने सरेंडर कर देता है, जिसके बाद अकीरा इस फाइट को जीत जाता है। और मियो ये देखकर काफी खुश हो जाती है और वो ये कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये फाइट काफी मजेदार होने वाली है। और यांग ये पूछती है कि अगर इसके पास ऐसी एबिलिटी पहले थी तो इसने इसका इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया। ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है कि उसकी एबिलिटी अपने हाथ को कैनन के अंदर कन्वर्ट करना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हमें अकीरा की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है, जो कि एक तरह का इल्यूजन है, और जो भी ओपोनेंट उसके बारे में जो सोचता है तो अकीरा की एबिलिटी वही बन जाती है। और फिर मियो ये बताती है कि इसीलिए अकीरा ने फाइट से पहले कैनन की बात की थी ताकि मडोका कैनन के बारे में सोचे। और जब उसने ये सोचा तो अकीरा का काम काफी आसान हो गया और उसने मडोका को बड़ी आराम से हरा दिया। और फिर गार्ड्स अकीरा को लेकर जा रहे होते हैं और अकीरा ये सोचता है कि अभी तो मैंने उसे हरा दिया, लेकिन अब भी काफी कुछ है जो कि मुझे इस एबिलिटी के बारे में सीखना है। और वो अपने मन में ये बात भी सोचता है कि मैंने वो सारा कुछ करना शुरू कर दिया है जो कि वो लोग मुझसे करवाना चाहते थे। लेकिन अकीरा के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी बन रही होती है और वो ये सोचता है कि उस बिल्ली मियो ने मुझे ये ताकत दे तो दी है, लेकिन बाद में उसे इस बात पर काफी पछतावा होने वाला है कि उसने मुझे ये एबिलिटी क्यों दी। और फिर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है यूरी, और वो भी इसी गेम के अंदर स्टक हो चुकी है और वो ये सोचती है कि मुझे कुछ भी करके अपने घर जाना होगा। जिसके बाद हमें यूरी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल से वापस आ रही होती है और उसकी सहेलियाँ उससे कहती है कि चलो आज तुम्हारी जॉब की छुट्टी है तो घूमने चलते हैं, पर यूरी उन्हें मना कर देती है। लेकिन तभी अचानक उसकी दोनों सहेलियों को सामने एक पपी दिखता है और वो उसके पास जाकर उसे प्यार करने लगती है और वो यूरी को भी ऐसा करने के लिए कहती है। और ये पपी यूरी को काफी प्यार से देख रहा होता है और जैसे यूरी उसे छूने वाली होती है तो ये पपी उसके ऊपर भौंकना शुरू कर देता है, जिससे यूरी काफी गुस्सा हो जाती है। मुझे इसे नहीं छूना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब उसकी सहेलियाँ उसे ये समझाती हैं कि तुम टेंशन मत लो, ये तो बस रैंडमली हो गया। और वो ये कहती है कि मुझे ऐसी चीजों से बहुत ही ज्यादा नफरत है जो कि रैंडमली होती हैं।
और फिर यूरी एक पास्ट की कहानी बताना शुरू करती है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक लड़की की हालत काफी खराब होती है और सारे लोग उसके आसपास से उसे बिना देखे ही जा रहे होते हैं। लेकिन तभी यूरी ये बताती है कि मैंने उस इंसान की बिना सोचे समझे मदद कर दी, लेकिन यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये लड़का एक नंबर का छपरी नल्ला बेरोजगार और चप्पल चोर निकला, जिसने बाद में यूरी को स्टॉक करना शुरू कर दिया। और जैसे यूरी घर पहुंचती है तो वो ये देखती है कि उसकी माँ एक आदमी के साथ है और उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों का रिलेशन काफी पुराना है और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में लट्टू हैं। और यूरी भी खड़ी हुई ये सारा कुछ देख रही होती है और उसकी माँ ये बताती है कि आज ये हैंडसम मुंडा मुझे बार में मिला और मुझे आज ही इससे प्यार हो गया, है ना ये कमाल का। और ये सारी बातें सुनने के बाद यूरी को काफी अजीब लगता है और वो यहाँ से जाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसकी मॉम ये बताती है, वैसे तुम्हारे नए पापा की एक लड़की भी है जो कि तुम्हारे पीछे है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी इन सारी बातों से परेशान होकर दोबारा से स्कूल जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक हम उसी ठरकी बंदे को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ होता है और वो ये कहता है कि प्लीज पारो तुम मेरी हो जाओ वरना मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। और तभी यूरी उसे बचाने के लिए ऊपर चली जाती है और वो उसे देखकर उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है कि मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम चाहे मरो या फिर जियो, बस मुझे इस सब से दूर रखो। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा? मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों प्यार की उस पतली डोर से बंधे हुए हैं। और ये बातें सुनने के बाद यूरी का दिमाग सनक जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो उसे बचाने के लिए आगे जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक ये साइको यूरी को पकड़ लेता है और उसके साथ ही इस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। और वो ये देखकर काफी शॉक्ड थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। और फिर हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर यूरी चिल्लाकर उठती है और वो ये कहती है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर जाना होगा और मुझे अपने घर जाना है। और वो दरवाजे को खोलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है पर ये दरवाजा नहीं खुलता। और तभी उसे मियो की बातें याद आती हैं कि तुम सभी को रैंडमली ही चुना गया है। और ये बातें याद करने के बाद उसका माथा सनक जाता है और वो दरवाजे पर लात घूंसे मारना शुरू कर देती है। और ये सारा कुछ मियो बैठी हुई सीसीटीवी कैमरास में चेक कर रही होती है और वही कहती है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और फिर हमें दोबारा से यूरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी एबिलिटी को चेक कर रही होती है और मियो ये देखकर कहती है कि ऐसे फेस के साथ ऐसी एबिलिटी काफी कमाल की है। और जब यूरी अपनी एबिलिटी को चेक करती है तो सामने की दीवार चटक जाती है और उसको ऐसा लगता है कि वो इस दरवाजे को तोड़ सकती है और वो इसे तोड़ने की नाकाम कोशिशें करती है पर ये दरवाजा नहीं टूटता। और फिर वो हार मानकर बेड पर लेट जाती है और ये सोचती है कि ये सारा कुछ मेरे ही साथ क्यों होता है, मैं जैसा सोचती हूँ वैसा कभी भी नहीं होता। और फिर हमें दोबारा से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी स्कूल से घर आती है और वो ये नोटिस करती है कि पक्का यहाँ पर कोई है। और तभी वो छोटी सी बच्ची बाहर निकल कर आती है और ये बच्ची काफी ज्यादा भूखी है क्योंकि उसके मॉम और डैड सुबह से ही यहाँ से गायब हैं और वो दोनों गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। जिसके बाद यूरी इस बच्ची को खाने के लिए देती है और अब ये दोनों नहाने के लिए आ जाते हैं। और जैसे ये बच्ची अपने कपड़े उतारती है तो यूरी कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी इस बच्ची को देख रही होती है और उसे इसके लिए काफी बुरा लगता है। और अब वो उस बात को याद करती है जब उसकी मॉम रो रही थी और यूरी उनके पास जाकर ये कहती है कि मॉम प्लीज मत रोइए, मैं आपके साथ हूँ। और वो ये बताती हैं कि बच्ची वो तुम ही हो जिसकी वजह से मुझे उस इंसान के साथ रहना पड़ रहा है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब ये सारी बातें सोचकर यूरी बड़ी शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद गार्ड्स उसे लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि उसकी सेकंड बैटल का टाइम हो चुका है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसका जो ओपोनेंट होता है वो एक नंबर का ठरकी बुड्ढा होता है जो कि यूरी को देखकर ये कहता है, अरे वाह, जब मुझे यहाँ पर लाया गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं नर्क में आ चुका हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा दिल बाग बाग हो रहा है। और ये सुनने के बाद यूरी को समझ नहीं आता कि ये ठरकी बुड्ढा क्या बातें कर रहा है। और हाँ, वैसे मैंने तुम्हें सुनकर ये पता लगा लिया है कि तुम वर्जिन हो। और ये सुनने के बाद यूरी काफी शॉक्ड हो जाती है। और अब ये ठरकी बुड्ढा अपनी एबिलिटी के बारे में बताता है और वो ये कहता है कि मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं किसी को भी सुनकर ये बता सकता हूँ कि उसकी कंडीशन क्या है। और अब ये यूरी को डराते हुए कहता है कि जब भी मैं किसी लड़की के साथ रातों को सोया करता था तो मुझे उसे सूंघना काफी पसंद था, जैसे कि मैंने तुम्हें देखकर ये बता दिया है कि तुम भी वर्जिन हो। और यूरी उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है कि तुम मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन इस बंदे के ऊपर उसकी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही ये 5 सेकंड का टाइमर एंड होता है तो ये बंदा यूरी के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और यूरी भी बड़ी मुश्किल से उससे बच रही होती है। और तभी यूरी उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारती है
और ये बुड्ढा कहता है कि मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ। और ये बोलने के बाद वो अपनी पैंट नीचे कर देता है, जिसको देखकर यूरी के होश उड़ जाते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? वैसे यहाँ पर कोई भी रूल्स नहीं है, तो तुम जैसे चाहो वैसे कपड़े पहन सकते हो। और ये बोलने के बाद वो दोबारा से यूरी के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन को दबाने लगता है। और यूरी उससे बचने की काफी कोशिशें कर रही होती है और वो ये कहता है, अरे सुनो सुंदरी, झटपटाने का कोई भी फायदा नहीं है और मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी काफी अच्छा स्मेल करती हो और तुम्हें इस तरह से पकड़ने में मुझे अपनी पुरानी बातें याद आ रही हैं। और फिर हमें इस बंदे का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये एक औरत के साथ रात बिताने के बाद अपने रास्ते जा रहा होता है और तभी उस औरत को ये पता चलता है कि ये बंदा काफी अमीर है और एक बड़ी कंपनी के अंदर काम करता है। जिसके बाद वो इस बंदे का फायदा उठाना शुरू कर देती है, यानी कि उसे ब्लैकमेल कर रही होती है कि अगर तुमने मुझे ज्यादा पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे ऑफिस में आ जाऊंगी और सभी को ये सारी बातें बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और तुम क्या क्या करते हो। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे बारे में ऐसा बोल रही है। और उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो इस लेडी को जान से मार देता है। और फिर हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो यूरी के साथ बातें कर रहा होता है और उसे ये बताता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी फाइट तुम्हारे साथ होगी। ये फाइट तो काफी रैंडमली हुई है। और ये वर्ड सुनते ही यूरी के दिमाग में सारी की सारी इमेजेस आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे यूरी को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो पहली बार अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और इस ठरकी का हाथ तोड़ देती है। ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जैसे यूरी ये बात सुनती है तो वो उसके ऊपर मुक्के बरसाना शुरू कर देती है और उसे कुछ ही देर में ढेर कर देती है, जिससे यूरी ये फाइट जीत जाती है। और फिर हमें यूरी की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को 5 गुना बढ़ा सकती है और सुपर स्ट्रॉन्ग बन सकती है। और फिर हम अकीरा को देखते हैं जो कि बैठा हुआ अपनी फेवरेट कैंडी खा रहा होता है और वो ये सोचता है कि मेरे पास ये जो पावर्स हैं मैं उनका इस्तेमाल करके सभी को हरा दूंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि इन सारी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रेंथ कहाँ से आती है। और तभी अचानक मियो यहाँ पर टपक जाती है और वो ये बताती है कि जब भी तुम अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हो तो ह्यूमन वर्ल्ड में 2 बंदे टपक जाते हैं, यानी कि ये सारी की सारी स्ट्रेंथ ह्यूमन स्ट्रेंथ से आती है। और तभी अकीरा की आँख खुल जाती है, यानी कि वो ये सारा कुछ सपना देख रहा होता है। जिसके बाद ये गार्ड्स उसे लेकर एक न्यू जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर पहले से ही ये सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और इस बार जो फाइट होने वाली है वो 1 वर्सेस 1 नहीं बल्कि एक टीम बैटल होने वाली है, जिसमें ये सारे एक साथ हैं। और अब यहाँ पर 2 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है और इन 2 घंटों में इन सभी को एक साथ रहना है। और फिर अकीरा ये सोचता है कि अगर हम सारे एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं तो हम सभी को अपनी एबिलिटीज के बारे में एक दूसरे को बताना होगा। और यहीं पास में हम एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम है सातो और वही कहता है कि चलो हमारे पास अभी टाइम है तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेते हैं और हम एक अच्छा सा प्लान भी बना लेंगे। और अब वो एक बटन दबाता है जिससे वो एक रस्सी को एक हार्ड स्टिक के अंदर चेंज कर देता है और इसे वो एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। पर यूरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो ये कहती है मैं ये जानती हूँ कि ये तुम्हारी असली एबिलिटी नहीं है। अरे नहीं, यही मेरी असली एबिलिटी है। और अब बारी आती है यूरी की, जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती है और वही कहती है कि मेरा नाम है यूरी और मेरी एबिलिटी है कि मैं अपनी ताकत को 5 गुना बढ़ा सकती हूँ। और जब मडोका की बारी आती है तो वो ये बताता है कि मैं किसी भी स्टिक को एक शॉट के अंदर चेंज कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद सातो कहता है अरे वाह, तुम दोनों की एबिलिटीज तो काफी कमाल की है, मैं इम्प्रेस हुआ। और अब बारी आती है शिन की और वही कहता है कि मेरे पास एक ऐसी पावर है जिससे मैं 2 सेकंड के लिए इनविंसिबल बन सकता हूँ, यानी कि इन 2 सेकंड्स में मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन मैं पहले से ही एक प्रोफेशनल फाइटर रह चुका हूँ तो मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है, न कि इस ताकत पर जो कि इन लोगों ने मुझे दी है। इन सभी की बातों को सुनने के बाद अकीरा ये सोचता है कि मुझे इन सभी को अपनी रियल एबिलिटी बता देनी चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। जिसके बाद वो सभी के सामने झूठ बोलता है और वो ये कहता है कि मैं अपने हाथ को एक कैनन के अंदर चेंज कर सकता हूँ। अरे वाह यार, तुम सभी के पास काफी कमाल की एबिलिटीज हैं सिवाय मेरे। अकीरा ये सोचता है कि अगर मेरी एबिलिटी के बारे में किसी को पता चल गया तो हो सकता है कि मेरा दुश्मन मेरे सामने कुछ भी ना सोचे और वो मुझे आसानी से हरा दे। और तभी सातो उन सभी से कहता है कि चलो यार अपनी अपनी एबिलिटीज को शो करते हैं। लेकिन तभी अकीरा बात को चेंज कर देता है और वो मडोका से ये पूछता है कि तुम अब कैसे हो। और सारे ये बात सुनकर काफी हैरान
हैरान होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। और अब बारी आती है इन सभी के प्लान बनाने की और टाइम भी काफी तेजी से जा रहा होता है। अगर मैं एक अच्छा प्लान बनाना चाहता हूँ तो मुझे इनमें से किसी एक की एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। और तभी अकीरा यूरी से ही कहता है, क्या तुम हवा में जंप कर सकते हो? लेकिन मडोका अलग ही सोच में डूबा हुआ होता है और वो ये सोचता है कि अगर ये लड़की ऊपर कूदी तो इसका सारा कुछ दिख जाएगा। और जैसी वो ऊपर कूदती है तो शिन और मडोका अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अकीरा ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसने बड़ी आसानी से सीलिंग को टच कर लिया है। और तभी यूरी को दाल में कुछ काला लगता है और वो इन दोनों के थप्पड़ जड़ देती है। जिसके बाद गार्ड्स उन सभी को लेकर आगे जा रहे होते हैं और अकीरा ये सोचता है, अरे यार मुझे तो बस यही चेक करना था कि अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ 5 गुना बढ़ जाती है तो क्या तुम्हारा वेट भी चेंज हो जाता है। और अकीरा यूरी को ये सारी बातें समझा रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। और यूरी ये कहती है, लेकिन तुमने सारा कुछ देख लिया। और जाते हुए सातो उन दोनों को एक एडवाइस देता है और वही कहता है कि अगर तुम्हारे सामने ऐसा मौका आता है कि तुम्हें एक दूसरे को जान से मारना पड़े तो मेरी बात मानो, उसे जान से मार देना और इस जगह पर अपना गार्ड हमेशा ही ऊपर रखना, वरना तुम भी मारे जा सकते हो। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं और ये नोटिस करते हैं कि इनके सामने इनके ओपोनेंट्स खड़े होते हैं जो कि बस 4 थे और उनका एक साथी शैडो में छुपा हुआ होता है, यानी कि ये सारे टोटल 5 हैं। जिसके बाद मियो ये अनाउंसमेंट करती है कि जिसका भी नाम लिया जाएगा उसे रिंग में आना है और सामने आकर फाइट करनी है। और हाँ, एक बात और, जिस भी टीम के ज्यादा मेंबर्स जीतेंगे आखिर में वही टीम जीतने वाली है। और अब बारी आ चुकी है इस फाइट को शुरू करने की और इस तरफ से सातो आगे जाता है, पर अकीरा ये समझ जाता है कि मियो ने हम सभी को फंसाया है ताकि हम सारे एक दूसरे को अपनी एबिलिटीज बता दें। और ये तो सच में काफी गलत हुआ। जिसके बाद ये फाइट स्टार्ट हो जाती है और सातो को ये लड़की काफी अच्छी लग रही होती है और इसका नाम है रेन। और वो सातो से कहती है कि मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी तो प्लीज मेरे सामने सरेंडर कर दो। अगर मैं हारी तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो प्लीज मेरी बात मान जाओ। और जैसे सातो ये सारी बातें सुनता है तो वो ये कहता है कि तुम्हारा ऑफर तो काफी अच्छा है, लेकिन मुझे एक चीज पर डाउट है कि शायद तुम अपने कपड़ों में कुछ छुपा रही हो। और तभी उसे रिन के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है और वही कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि तुम्हारे कपड़ों से रिलेटेड है और तुम पहले मेरा गार्ड डाउन करना चाहती हो ताकि बाद में तुम मेरे ऊपर अटैक कर सको, क्यों है ना? अरे बेवकूफ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। और ये बोलने के बाद वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और अब वो सातो से ये कहती है कि अगर तुम मेरे सामने हार मान लेती हो तो मैं तुम्हें थैंक यू प्रेजेंट देने वाली हूँ जो कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वैसे तुम्हारा ऑफर इतना भी बुरा नहीं है। और ये सुनने के बाद उसके सारे के सारे टीममेट्स उसके ऊपर भड़क जाते हैं और वो ये कहता है, अरे यार तुम सारे शांत रहो, मैं इस मामले को ऐसे सुलझाने वाला हूँ कि हम सभी को फाइट ना करनी पड़े। और वो इन सभी के सामने लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है और वो ये कहता है, मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं इसे आराम से संभाल सकता हूँ और वैसे भी मैं लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता। और तभी सातो उसके सामने एक कॉइन निकालता है और वही कहता है कि चलो टॉस करते हैं, अगर तुम जीती तो मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगा, अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे सामने हार माननी होगी। और जैसे उसके टीममेट्स ये सारी बातें सुनते हैं तो उन सभी की फट जाती है और वो ये सोचते हैं कि ये बंदा एक नंबर का घनचक्कर है और इस बंदे के पास कोई भी ऐसी एबिलिटी नहीं है जिससे ये जीत सके। और ये सारे इस बात को लेकर भी काफी परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि वो रिन को अच्छे तरीके से नहीं जानते कि उसके पास कौन सी ताकत है और वो क्या करने वाली है। और अब सातो इस सिक्के को आसमान में उछालता है और वो ये सोचता है कि ये सारे मेरी एबिलिटी के बारे में नहीं जानते, सिचुएशन चाहे कोई भी हो लेकिन मैं हमेशा टॉस जीतता हूँ। और उसकी पूरी की पूरी नजर इस कॉइन के ऊपर होती है, लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि रिन उसके ऊपर अटैक कर देती है और सातो को जान से मार देती है। और ये देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी रिन ये बताती है कि मुझे हारने से काफी ज्यादा डर लगता है तो इसलिए मैंने तुम्हें जान से मार दिया, और जब तुम्हारा फोकस कॉइन के ऊपर था तो तभी मैंने अपनी चाल चली और तुम उसके अंदर फंस गए। मडोका ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो अकीरा से ये पूछता है, क्या तुम जानते हो कि इसने ये कैसे किया? और अकीरा ये बताता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मेरा पूरा ध्यान उसी के ऊपर था। और इन सभी को ये बात समझ नहीं आती कि अचानक से ये सारे ब्लेड्स कहाँ से आए। और अब ये सारे बातें कर रहे होते हैं कि जो इंसान हमें सिखा रहा था कि हमें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए वो खुद ही मारा गया और अभी तक हमें उसकी ताकत के बारे में भी पता नहीं लगा। और फिर ये सारे आपस में ही लड़ना शुरू
शुरू कर देते हैं और तभी रिन अपने साथियों से ये बोलती है कि मैंने उस इंसान को जान से मार दिया, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? और अब ये सारी सिचुएशन देखने के बाद अकीरा ये सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी काफी स्ट्रॉन्ग है और ये मेरी टीम को अफेक्ट कर सकता है। जिसके बाद वो सभी को शांत करता है और ये कहता है कि हम सभी को आपस में फाइट नहीं करनी है, ये सारा कुछ हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले तुम सारे इस बैटल के ऊपर फोकस रखो। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सेकंड मैच स्टार्ट हो जाता है जो कि शिन और रिंगो के बीच में होता है और तभी अकीरा शिन को ये बताता है कि तुम भी वैसी गलती मत करना जो कि सातो ने की थी। अगर मैं इस लड़की को रिंग से बाहर निकाल दूं तो मैं इसे बिना फाइट किए ही इससे जीत जाऊंगा। और जैसे ही रिंगो अपना हाथ ऊपर करती है तो शिन को ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर अटैक करने वाली है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी रिंगो ये बोलती है कि मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ और सारे लोग ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि इस लड़की ने अपने आप ही हार मान ली। और मडोका ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की के पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए ये अपने आप हार गई। और इस तरफ रिंगो अपने टीममेट्स को ये बता रही होती है कि मैंने उस इंसान की एबिलिटीज को कॉपी करने की काफी कोशिश की, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि उस इंसान के पास कौन सी पावर्स हैं, तो इसीलिए मैं हार गई। और तभी रिन उसे ये कहती है, अरे कोई बात नहीं, तुमने अपना बेस्ट दिया। और ये बोलने के बाद वो उसका गला पकड़ लेती है। मैं जानती थी तुम यही सुनना चाहती हो। अरे पागल औरत, कम से कम उसे अपनी एबिलिटी यूज तो करने देती, तूने पहले ही हार मान ली। और तभी उनकी एक और टीममेट जिसका नाम साइको होता है वो ये कहती है, अरे यार तुम सारी चिंता मत करो, मैं इस फाइट को जीतने वाली हूँ। जिसके बाद रिन उसको छोड़ देती है। मुझे माफ करना, मेरा बस थोड़ा सा दिमाग हिल गया था। और फिर हमें रिंगो के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अंदर से काफी चिल्ला रही होती है, लेकिन बाहर से देखने में एकदम शांत लग रही होती है, जैसे कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और फिर हमें रिंगो की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि वो अपने ओपोनेंट की पावर्स को कॉपी कर सकती है, लेकिन ये कॉपीड पावर्स काफी कम होती हैं, यानी कि 10% से भी काफी कम। और जब उसे ये पता चलता है कि सामने वाला इंसान बस 2 सेकंड के लिए ही इनविंसिबल बन सकता है, तो उसके जीतने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, तो इसलिए वो अपने आप ही हार मान लेती है। और अब बारी आती है अगले मैच की, जो कि साइको और मडोका के बीच में हो रहा होता है। और तभी रिन साइको से कहती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद रखना है। और जैसे ही ये 5 सेकंड का टाइमर एंड हो जाता है तो इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और तभी हम साइको को देखते हैं जो कि मडोका के ऊपर पहला अटैक करती है और उसको ऐसा लगता है कि मैंने इसके ऊपर पहला अटैक कर दिया तो अब तो मैं ही जीतने वाली हूँ। लेकिन तभी मडोका अपने स्टिक से इसे दूर कर देता है और ये मार्बल अचानक से एक काफी बड़ी बॉल बन जाता है और जमीन पर गिर जाता है। चलो अच्छा हुआ कि मैंने इसे अपने आप से दूर कर दिया, वरना आज तो मेरी चटनी बन जाती। और ये बोलने के बाद मडोका अपने स्टिक को स्वॉर्ड के अंदर चेंज कर लेता है, जिसके बाद वो साइको के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है और वो भी इसके ऊपर मार्बल से अटैक करती है, लेकिन मडोका इस बार भी इससे बच जाता है। और अब वो उसे हराने के लिए उसके ऊपर एक साथ 3 मार्बल से अटैक करती है, लेकिन मडोका इसको भी बड़ी आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन तभी अचानक वो एक और मार्बल उसकी तरफ फेंक कर मारती है और सारे लोग ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक मडोका अपनी स्वॉर्ड से इस मार्बल को बीच में से काट देता है, जिसके बाद हमें उसकी रियल एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि मडोका किसी भी स्टिक को एक स्वॉर्ड के अंदर चेंज कर सकता है और उस स्वॉर्ड से किसी भी चीज को बीच में से काट सकता है। और अब ये सारा कुछ देखकर साइको की फट जाती है और वो ये सोचती है कि सच में ये इंसान तो काफी स्ट्रॉन्ग है और मुझे इससे बचने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा, वरना ये मुझे जान से मार सकता है। और अब मडोका उसे ये बोलता है कि चलो तुम मेरे सामने हार मान जाओ और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे जीत पाओगी। और साइको ये सारा कुछ देखने के बाद काफी डरी हुई होती है और वो ये सोचती है कि अगर मैंने इससे हार मान ली तो पता नहीं रिन मेरे साथ क्या करेगी। और अब वो अपने सारे के सारे मार्बल्स को बाहर निकालकर मडोका के ऊपर फेंकना शुरू कर देती है और मडोका इन सारे मार्बल्स से डॉच कर रहा होता है। और जैसे ही उसके सारे मार्बल्स खत्म हो जाते हैं तो मडोका ये नोटिस करता है कि वो इन सभी के बीच में फंस चुका है। तुम ये जो कुछ भी कर रही हो उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं इन सभी को बड़ी आराम से काट सकता हूँ। जिसके बाद साइको उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर मडोका अपनी स्वॉर्ड से उसे काट देता है। और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि साइको एक और मार्बल से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रही है और वो एक नाइफ का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देता है और साथ में उसका मार्बल भी नीचे गिर जाता है। और मडोका ने जिस नाइफ का इस्तेमाल किया होता है वो असल में एक लकड़ी होता है। जैसे कि तुम जानती हो कि मैं किसी भी स्टिक को एक वेपन के अंदर चेंज कर सकता हूँ और मेरे पास कोई दूसरी स्टिक नहीं थी,
तो मैंने इसी स्टिक को बीच में से तोड़ लिया। शुक्रिया कि तुमने मुझे ये सारा कुछ बता दिया और इससे मुझे काफी टाइम मिल चुका है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि साइको के हाथ से जो मार्बल नीचे गिरा था वो लुढ़कता हुआ मडोका के पैरों के नीचे आ जाता है और तभी अचानक से ये मार्बल बड़ा हो जाता है और मडोका के दोनों मार्बल्स को तोड़ देता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और फाइनली साइको इस मैच को जीत जाती है। और जब मडोका को होश आता है तो अकीरा उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम इस फाइट को आसानी से जीत सकते हो, लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम एक नंबर के नल्ले छपरी हो और अब सारे के सारे मैदान को साफ कर दिया जाता है ताकि अगला मैच स्टार्ट हो सके। और ये फाइट होने वाली है अकीरा वर्सेस कोजी के बीच में और यूरी उसे बोलती है कि प्लीज अपना ध्यान रखना वरना हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा। जिसके बाद अकीरा मडोका को देखते हुए ये कहता है कि अगर ये लोग हमें मारना चाहते तो ये हमें कब का मार सकते थे, लेकिन ये लोग हमें मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये लोग चाहते हैं कि हम फाइट करें और लड़ते रहें। और अब वो यूरी से ये कहता है कि मैं ये बात नहीं जानता कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जो टीम हारेगी उसके साथ बुरा ही होने वाला है। और अब वो रिंग में आ जाता है और वो ये सोचता है कि मेरे पास वही एबिलिटी आ जाती है जो कि लोग मेरे बारे में सोचते हैं, लेकिन आखिरकार वो लोग कौन है? क्या ये लोग जो कि मेरे आसपास खड़े हुए हैं या फिर वो जो कि मेरे सामने है? और तभी टाइमर समाप्त हो जाता है और इन दोनों की फाइट होनी शुरू हो जाती है। और अकीरा इस बात को लेकर काफी खुश होता है कि उसका ओपोनेंट एक हार्श अटैकर नहीं है और अकीरा अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करने के अलग अलग तरीके अपना रहा होता है। कभी वो आगे जाता है और कभी पीछे। अरे ओए मडोका, तुम सच में काफी बेवकूफ हो और तुम्हारी वजह से हमारी टीम हार सकती थी। अकीरा ये सारा कुछ इसीलिए कर रहा होता है ताकि वो मडोका के मन में ये बात डाल सके कि उसके पास वो कैनन वाली एबिलिटी है। और जैसे मडोका ये सोचता है तो अकीरा की एबिलिटी चार्ज हो जाती है और वो इसके ऊपर एक जोरदार शूट करता है, लेकिन उसने यहाँ पर मडोका को नहीं बल्कि अपने सामने वाले ओपोनेंट के ऊपर शूट किया होता है, लेकिन वो इससे बच जाता है। और तभी मडोका उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है कि तुमने ये क्या किया, तुम बस मुझे मारने ही वाले थे। अरे मुझे माफ करना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर हमें कोजी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी लाइफ को लेकर काफी परेशान होता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बस एक साइड कैरेक्टर है और वो इस लाइफ को छोड़कर एक न्यू लाइफ जीना चाहता है। और तभी अचानक उसके ऊपर एक भारी चीज आकर गिर जाती है और वो मारा जाता है। फिर हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर अकीरा उसके ऊपर शूट करने के लिए सामने खड़ा होता है, लेकिन उसकी एबिलिटी दोबारा से गायब हो जाती है। और जब वो अपने ओपोनेंट को देखता है तो उसका हाथ दोबारा से कैनन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो कोजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, पर कोजी को इससे कुछ भी नहीं होता। और तभी हम सारे ये नोटिस करते हैं कि कोजी के आसपास एक बैरियर बना हुआ होता है और तभी अकीरा उसके ऊपर दो और शूट करता है, पर कोजी इससे भी बच जाता है। और जब उसके टीममेट्स उसे चीयर कर रहे होते हैं तो ये फीलिंग उसके लिए काफी अजीब होती है कि मुझे मेरी लाइफ में आज तक किसी ने भी चीयर नहीं किया, खासकर लड़कियों ने। और तभी चारों तरफ रोशनी होनी शुरू हो जाती है। अरे तुम उसे गलत चीयर कर रही हो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक आदमी को कैसे चीयर करते हैं। और तभी रिन ये बोलती है कि सुनो कोजी, अगर तुम इस फाइट को जीत जाते हो तो ये लड़कियाँ तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगी, सुन रहे हो ना, कुछ भी। और तभी कोजी के दिमाग की बत्ती जल जाती है और उसे ऐसा लगता है अरे वाह, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन तभी ये जूता उसके फेस पर पट्टे से बचता है और अकीरा उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो चलो अब जल्दी से दोनों हाथ ऊपर कर लो, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि जब भी मैं दूर से तुम्हारे ऊपर शूट कर रहा था तो तुम अपने हाथ जमीन पर लगाकर अपने लिए एक बैरियर बना रहे थे, और अब मुझे ये बात पता है तो तुम हार चुके हो। और अकीरा इस फाइट को जीत जाता है और उसने ये सारा कुछ करने के लिए पहले मडोका का सहारा लिया और बाद में सामने वाले टीम का। और इससे अकीरा को एक बात तो साफ हो जाती है कि जब उसके और उसके सामने वाले ओपोनेंट के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी वो अपने पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। अकीरा के रिंग से बाहर आते ही मडोका उसको पकड़ लेता है। अबे ओए, तुमने मेरे साथ क्या किया, अगर मैं मर जाता तो? और तभी शिन ये बोलता है कि उस सामने वाले बंदे के पास जो पावर्स थी वो काफी कमजोर थी और इसलिए तुम आसानी से जीत पाए। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो एबिलिटी तुम्हारे पास होती तो तुम मुझे आसानी से हरा सकते थे। और जब ये सारी बातें खत्म हो जाती है तो अगला मैच स्टार्ट हो जाता है। और जैसे यूरी सामने आती है तो वो ये नोटिस करती है कि सामने से वही बंदा आ रहा है, यानी कि वही साइको। अरे वाह यूरी, मैं ये नहीं जानता था कि हम दोनों का प्यार इतना ज्यादा अमर है कि हम मरने के बाद भी जिंदा हैं। और उसको देखते ही यूरी का माथा गर्म हो जाता है और उसके सारे के सारे टीममेट्स उसे रुकाने की काफी कोशिशें कर रहे होते हैं। मैं तुम सभी को आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, वरना
और ये सुनते ही वो सारे वहाँ से हट जाते हैं। यूरी से देखकर पहले ही गर्म हो रही होती है और जब ये बैटल स्टार्ट होती है तो ये बंदा जिसका नाम होशिनो है वो ये बताता है कि मैं अपनी बॉडी को लोहे की तरह सख्त कर सकता हूँ। लेकिन तभी यूरी उसके पास भाग कर आती है और उसके एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे ये बंदा उड़ता हुआ रिंग से बाहर चला जाता है और यूरी इस फाइट को आराम से जीत जाती है। यानी कि 2 ही सेकंड में इस बंदे का खेल 25। और जब ये सारी फाइट्स एंड हो जाती है तभी यहाँ पर मियो आ जाती है और वही कहती है, अरे वाह, तुम्हारी टीम इस फाइट को जीत चुकी है और अब इस टीम को पनिशमेंट मिलने वाली है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि जो टीम जीतती है उनको खाने के लिए बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा होता है और जो टीम हारी है उनकी लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने हैं और जो लड़के हैं उन्हें बस पीने के लिए सिर्फ पानी मिल रहा है। ये देखकर अकीरा और उसकी टीम काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब ये लड़कियाँ उन्हें खाना सर्व कर रही होती हैं और ये सारे खाने को बड़ी आराम से खा रहे होते हैं। और एक लड़की अकीरा के पास आती है और वही कहती है कि मैं तुम्हारी पावर्स को देखकर काफी इम्प्रेस हुई और मैं ये नहीं जानती कि तुमने अपने टीममेट के ऊपर अपनी कैनन क्यों तान दी। अरे जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वही सोचता है कि मुझे इस लड़की से बचकर रहना होगा, ये काफी खतरनाक है। और इस तरफ मडोका रिंगो से काफी अजीब से बिहेव कर रहा होता है और वही कहता है कि मैं जीता हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। पर अकीरा उसकी बजानी शुरू कर देता है। अबे क्या 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 बोल रहा है, तू जीता है बेटा, तू हारा था। चल एक काम कर, इन्हीं लड़कियों की तरह ड्रेस पहनकर हमें खाना सर्व कर। और जब इनका खाना पीना खत्म हो जाता है तो इन दोनों ही टीम्स को अलग अलग रास्तों पर जाना पड़ता है। ये तो बस हमारा टाइम पास था, लेकिन असली पनिशमेंट इन्हें अभी मिलने वाली है। और जैसे जैसे ये सारे आगे जा रहे होते हैं तो ये रास्ते आगे जाकर अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि इन सभी को अब अलग अलग जाना है। और अभी सारे इस बात को लेकर काफी चिंता में होते हैं कि अगर ये सारे अलग अलग आगे गए तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाकर ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हम सारे सरवाइव कर जाएं। और ये बोलने के बाद वो सारे यहाँ से चले जाते हैं सिवाय अकीरा और यूरी के। वैसे मैंने तुम्हें जो हैंकी दिया है वो बचपन से मेरे साथ था, ओह तो तुम इसे वापस ले सकते हो। और अकीरा उसे ये समझाता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम एकदम सेफ रहना और इस हैंकी को दोबारा से वापस लेकर आना। और अब ये दोनों एक दूसरे को गुड लक बोलकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और जैसे अकीरा आगे जाता है तो उसे आईफोन 16 प्रो मैक्स मिलता है और उसे ये बताया जाता है कि अभी उसके पास 100 पॉइंट्स हैं और उसे ऐसे ही 1000 पॉइंट्स को कलेक्ट करना है, तभी वो इस लेवल को पार कर सकता है। और तभी उसके सामने का दरवाजा खुल जाता है और जैसे अकीरा वहाँ जाता है और वो ये नोटिस करता है कि वो एक खुले जंगल में आ चुका है और उसे ये बताया जाता है कि वो अभी ब्लॉक ए में है और उसे 30 मिनट के अंदर अंदर इस ब्लॉक ए को पास करना है। फिर अकीरा भागना शुरू कर देता है और जब वो आसपास की जगह को देखता है तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उससे पहले भी यहाँ पर कोई आ चुका है, यानी कि बैटल स्टार्ट हो चुकी है। और तभी अचानक से उसके सामने एक बंदा आ जाता है और 5 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अकीरा ये सोचता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे इससे फाइट करनी होगी। और तभी यह बंदा जिसका नाम है कात्सुया वो ये कहता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुमसे फाइट करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। और फिर हम यूरी को देखते हैं जो कि भाग कर यहाँ पर आ जाती है। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ठीक हूँ? और तभी कात्सुया ये बताता है कि ये सारे रेड टीम से हैं और ये तुम्हें अपनी टीम के अंदर शामिल करना चाहते हैं। और तभी रेड टीम का ये चमन कहता है कि तुम इन दोनों को हमारे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। और ये बोलने के बाद रेड टीम उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और कात्सुया भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जिसके बाद रेड टीम का एक मेंबर अपनी एबिलिटी को शो करता है और इसकी एबिलिटी है कि वो अपने हाथ को कैनन के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। और यूरी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि देखो अकीरा, ये तो तुम्हारी जैसी एबिलिटी है। और तभी चमन ये कहता है कि हम तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देंगे। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि अकीरा की भी कैनन एबिलिटी चार्ज हो जाती है जिससे वो इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। और ये रेड टीम इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि अकीरा के पास भी कैनन वाली एबिलिटी है। और फिर ये रेड टीम दोबारा से उन सभी के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देती है, पर कात्सुया अपनी बो का इस्तेमाल करके उन सभी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और वो यहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये रेड टीम उनके ऊपर एक के बाद एक अटैक्स कर रही होती है। और जब अकीरा और इस बंदे का अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है जिससे रेड टीम यहीं पर चित हो जाती है। और फिर अगली सीन में हमें इन तीनों को दिखाया जाता है जहाँ पर कात्सुया इन दोनों को थैंक्स बोल रहा होता है कि उन दोनों ने उसकी जान बचाई। और अभी सारे एक दूसरे के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और तभी कात्सुया ये बताता है कि ये जगह काफी अलग है और यहाँ पर सभी लोग टीम में खेलते हैं, मैं ग्रीन टीम से हूँ और वो टीम रेड टीम थी। और अगली सीन में कात्सुया उन सभी को लेकर ग्रीन टीम के अड्डे पर आ जाता है जो कि दिखने में एक छोटा सा
सा गांव लग रहा होता है जहाँ पर कुछ लोग मजदूरी कर रहे होते हैं और कुछ लोग खेती। और फिर यहाँ पर एक लेडी आ जाती है जिसके पास एक छोटा सा बच्चा होता है और कात्सुया ये बताता है कि इस बच्चे ने यहीं पर जन्म लिया है तो इसीलिए इसके हाथों में हथकड़ियाँ नहीं है। और अब कात्सुया उन दोनों को मीटिंग रूम में छोड़कर यहाँ से चला जाता है। और जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो इन दोनों को काफी ऑकवर्ड लग रहा होता है। और अब ये दोनों इस जगह के बारे में बातें कर रहे होते हैं और अकीरा ये कहता है कि इस जगह पर सारे टीम बनाकर फाइट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लीडर के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब कात्सुया उन दोनों को लेकर अपने लीडर के पास आ जाता है जो कि एक बुढ़ा होता है और इस बंदे का नाम है शिरासागी। और ये उन दोनों को देखकर काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अकीरा के पास कैनन एबिलिटी है और अगर वो इनकी टीम में शामिल होता है तो आगे चलकर इन्हें काफी फायदा हो सकता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद वो दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि इस टीम का लीडर एक काफी पावरफुल इंसान है, लेकिन ये तो एक नंबर का फट्टू है जिसे पावर्स की नीड है। और अब ये दोनों यूरी से उसकी एबिलिटी के बारे में पता करते हैं और यूरी ये बताती है कि मेरी एबिलिटी है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को 5 गुना बढ़ा सकती हूँ। और ये सुनने के बाद वो दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और ये बुढ़ा ये बताता है कि कैनन एबिलिटी सच में काफी रेयर है, लेकिन जो एबिलिटी तुम्हारे पास है वो तो उससे भी ज्यादा अल्ट्रा रेयर है। और अब ये दोनों बंदे काफी खुश हो रहे होते हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर इन दोनों ने हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया तो सारा कुछ चेंज हो सकता है। अकीरा और यूरी इन दोनों की हरकतों को देखकर काफी ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं कि पता नहीं इन दोनों को क्या हुआ। और अभी दोनों दोबारा से सीरियस हो जाते हैं, जिसके बाद शिरासागी ये बताता है, देखो सुनो, मैं ये बात जानता हूँ कि अभी तुम्हारे मन में लाखों सवाल होंगे, लेकिन पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस लेवल में हमें काफी सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करना है जो कि एक तरह की यहाँ की करेंसी है जिससे हम आगे चलकर बहुत कुछ खरीद सकते हैं। और इसके बाद वो ये बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी टीम्स नहीं थी, सभी लोग 2 या 3 की टीम बनाकर आपस में फाइट किया करते थे और कोई भी पॉइंट्स के पीछे नहीं भागता था। लेकिन तभी अचानक एक अफवाह उड़नी शुरू हो गई कि एक टीम ऐसी है जो कि अपने मेंबर्स के अंदर लगातार बढ़ोतरी करती जा रही है। और अब ये दोनों उसकी बातों को बड़ी गौर से सुनते हैं कि एक बार तो ऐसा भी हो रहा था कि उस बड़ी टीम ने लोगों को जबरदस्ती पकड़ना शुरू कर दिया ताकि वो उन्हें अपनी टीम के अंदर शामिल कर सकें। और फिर यूरी उस बात को याद करती है कि रेड टीम ने जबरदस्ती उसे पकड़ने की कोशिश की थी और वो ये पूछती है कि ऐसा करने से उन्हें कोई भी पॉइंट नहीं मिलते तो वो ऐसा क्यों करते हैं। देखो, मैं ये बात नहीं जानता, लेकिन एक बात तो साफ है कि सारे लोग यहाँ पर हमेशा के लिए रहना नहीं चाहते और हम इस बात को भी नहीं जानते कि आगे वाला प्रोग्राम कैसा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोग्राम इससे भी ज्यादा खतरनाक हो। और फिर शिरासागी कहता है कि वो लोग यहाँ पर रहकर अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो यहाँ पर कब्जा कर सके और जिनके पास कमजोर एबिलिटीज हैं वो उनका शोषण कर सके। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर हमें रेड टीम के लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम है हाजिमे। और उसके पास में रिन बैठी हुई होती है और सामने वही 4 लोग खड़े होते हैं जो कि अकीरा और उसके साथियों से हार गए थे। और वो हाजिमे से माफी मांग रहे होते हैं कि प्लीज सरदार, हमें माफ कर दो कि हम उन्हें अपने साथ नहीं ला पाए। और ये सारे बंदे हाजिमे को देखकर काफी कांप रहे होते हैं, लेकिन हाजिमे उन सभी को कुछ भी नहीं बोलता और हाजिमे उन्हें आगे आने के लिए कहता है। और जैसे ही एक बंदा उसके पास जाता है तो वो उसके एक जोरदार बोतल मारता है और ये बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम उन्हें हमारे पास नहीं लाओगे तो तुम सारे मारे जाओगे। और यहीं पास में हम एक और बंदे को बैठे हुए देखते हैं जो कि इस टीम का सब लीडर है जिसका नाम है मसाया। और वो ये कहता है कि मैं ये बात नहीं जानता कि तुम अपने लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, लेकिन अगर मेरे ब्रांडेड कपड़ों पर एक बूंद भी खून की गिरी तो मैं इन्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद ये सारे उस बंदे को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और अब वो अकीरा के बारे में पता करना शुरू करता है, लेकिन वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। एक बात तो साफ है कि इस बच्चे के पास कैनन वाली एबिलिटी के अलावा भी कोई और एबिलिटी है, लेकिन वो क्या है। सुनो हाजिमे, मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास भी तुम्हारी तरह ही रेयर एबिलिटी है, लेकिन ये बात हमारे लिए काफी बुरी है कि उसने हमारी अपोजिट टीम के साथ टीम अप कर लिया है। और इस तरफ शिरासागी उन दोनों को ये बताता है कि मैंने तुम दोनों को ये बात तो पहले ही बता दी है कि रेड टीम सभी को अपना गुलाम बनाना चाहती है ताकि वो उन सभी को एक स्लेव की तरह इस्तेमाल कर सके। और जब अकीरा और यूरी ये सारी बातें सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार इस गेम के अंदर क्या क्या हो रहा है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि इस जगह पर 3 टीम्स एग्जिस्ट करती हैं। पहली है रेड टीम जो कि लोगों को हंट करती है और दूसरी है ग्रीन जो कि उन बंदों को रेड टीम से बचाती है और यहाँ पर एक और टीम है जो कि है ब्लू टीम। और इस टीम को दोनों टीमों से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि ये टीम एकदम न्यूट्रल है। शिरासागी की ये सारी बातें सुनकर एक बात तो साफ हो जाती है
कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनको 3 अलग अलग टीम्स लीड करती हैं। और वैसे भी हम कुछ टाइम के बाद रेड टीम से फाइट करने वाले हैं। क्या तुम दोनों हमारा साथ दोगे? और तभी यूरी ये बोलती है, अगर सच में वो सारे लोग ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो अकीरा? और वैसे तुम्हारा सामना रेड टीम से पहले ही हो चुका है, तो अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो या फिर ब्लू टीम को। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि अकीरा उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे जाता है और वो दोनों ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। शिरासागी ये बोलता है कि तुम मुझे अपना होस्टेज बनाना चाहते हो, जिससे तुम्हें और भी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएं, क्यों है ना? क्या यही तुम करना चाहते हो? और अकीरा ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि उसका कैनन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जबकि ऐसी कंडीशन में उसके कैनन को एक्टिवेट हो जाना चाहिए था। और वो शिरासागी को देखकर ये सोचता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या इस बंदे के पास कोई ऐसी एबिलिटी है जिससे कि ये सामने वाले बंदे की एबिलिटी को खत्म कर सकता है, या इस बंदे ने अभी तक ये नहीं सोचा कि मेरे पास एक कैनन वाली एबिलिटी है? तभी अचानक से उसका कैनन एक्टिवेट हो जाता है और साथ ही में वो इस बंदे के ऊपर अटैक भी कर देता है। अगले ही पल हम ये देखते हैं कि शिरासागी इस अटैक से बच जाता है और वो ये कहता है कि मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि मैं कैनन को भी रोक सकता हूँ। और ये सुनने के बाद अकीरा को भी इस बात पर विश्वास हो जाता है कि ये बंदा रेड टीम से लड़ सकता है। जिसके बाद शिरासागी ये बताता है कि हमने ऐसे ही बहुत सारे बंदों को रिक्रूट किया है, लेकिन हमारे पास रूम्स नहीं है। और वो इन दोनों को एक ही रूम में रहने के लिए कहता है। और ये सुनते ही यूरी के चेहरे पर ब्लश आना शुरू हो जाता है। और अब यूरी याद करती है कि जब वो अपने फ्रेंड के घर पर रहा करती थी तो वो एक रोमांटिक मांगा पढ़ा करती थी और वो ये चाहती थी कि वो भी कभी इस मेन कैरेक्टर की जगह पर हो। और फाइनली आज ऐसा हो रहा है। और अब वो इस बात को लेकर काफी शर्मा रही होती है कि उसे अकीरा के साथ एक ही रूम में रहना है। और जब ये दोनों रूम में आ जाते हैं तो यूरी को यहाँ पर एक ऐसी चीज मिलती है जो कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। और अकीरा उससे ये पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और यूरी ये सोचती है कि वो चीज अब भी मेरी पॉकेट में है। और तभी अकीरा उससे कहता है कि मुझे माफ करना कि मुझे तुम्हारे साथ रूम शेयर करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। यूरी को ऐसा लगता है कि वो इसे प्रपोज करने वाला है, तो वो काफी शर्माना शुरू कर देती है। और अब अकीरा उसे एक पेपर देता है और वो ये कहता है कि मैंने इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, तुम इसे आराम से पढ़ सकते हो। और जैसी वो इसे खोलकर देखती है तो उसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि अकीरा की एबिलिटी टेलीपैथी है। और ये पढ़कर वो काफी चौंक जाती है, पर अकीरा उसको चुप करता है। यूरी इस बात से काफी परेशान हो रही होती है, अरे यार ये कैसा रोमांस है। पर अकीरा उसको पकड़ लेता है और ये कहता है कि तुम बस अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर पहुंच जाऊंगा। और अब अकीरा उसे फोकस करने के लिए कहता है। और जैसे यूरी अपनी आंखें बंद करती है तो वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, वो भी बिना मुंह हिलाए। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में किसी को भी ना बताओ। अब अकीरा उसे ये बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर नजर रख रहा है। और वो ये पूछती है कि वो कौन हो सकता है। ऑफ कोर्स हमारा लीडर, क्योंकि हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे ऊपर नजर रख रहा हो। और वो यूरी से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे अलग तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। और अब ये दोनों अपनी फैमिलीज को लेकर बातें कर रहे होते हैं। और अकीरा ये बताता है कि मेरे बस एक फादर हैं, लेकिन मेरे गायब होने पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, मैं ये बात जानता हूँ। लेकिन मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ कि मेरी मॉम और तुम्हारे फादर हम दोनों को देखकर काफी खुश होंगे। और अब ये दोनों हाथ मिलाते हैं और अकीरा उसे ये बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है तो ये बात याद रखो कि हम दोनों इस गेम से बाहर जरूर निकलेंगे। और अब अकीरा उसे ये कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव है तो मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ कि मेरी एबिलिटी ना तो टेलीपैथी है और ना ही कैनन। मेरी एबिलिटी काफी यूनिक है, जो भी सामने वाला इंसान मेरे बारे में सोचता है वही मेरी एबिलिटी बन जाती है। और तभी अचानक सभी के पास मियो की कॉल आ जाती है और वो ये बताती है कि कल तुम्हारे लिए एक और क्वेस्ट है, तो तुम्हें 9 बजे तैयार रहना है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे क्वेस्ट पर जाने के लिए एकदम तैयार होते हैं। और ग्रीन टीम का लीडर ये बताता है कि ये वाला क्वेस्ट काफी बड़ा है और हो सकता है कि इस क्वेस्ट में हमें काफी सारे पॉइंट्स भी मिल जाएं। और वो इन सभी को इन सभी की एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट देता है। अब ये सारे उस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं और मडोका भी अपने साथियों के साथ तैयार होता है। और फिर हमें अकीरा और यूरी को दिखाया जाता है जो कि एक साथ जा रहे होते हैं। और अकीरा उसे कहता है कि तुम्हें कल वाली बात तो याद है ना,
और यूरी उससे पूछती है कि कल तुमने मुझे जो बताया था क्या वो सच है? जो मैं सोचूंगी वही तुम्हारी एबिलिटी बन जाएगी। और अकीरा ने ये सारा कुछ इसीलिए किया होता है ताकि वो अपनी एबिलिटी का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। और अगर यूरी को उसकी एबिलिटी के बारे में पता होगा तो वो इसे और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब उसने यूरी को ये सारी बातें बताई थी तो वो टाइम ऐसा था कि जैसे उसने अपनी जान निकाल कर यूरी के सामने रख दी हो। और फिर अगले सीन में ये सारे उस जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी यहाँ पर मियो भी आ जाती है और वही कहती है कि तुम सभी का यहाँ पर स्वागत है। तभी अचानक यहाँ पर काफी सारे ममीज जैसे क्रिएचर आ जाते हैं और वही बताती है कि ये वाला क्वेस्ट तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है और ये तब खत्म होने वाला है जब तुम इन सारे क्रिएचर्स को जान से मार दोगे या फिर अपने आप मारे जाओगे। ये सुनने के बाद सारे बंदों की फट रही होती है और वो ये कहती है कि अगर तुम एक क्रिएचर को मारोगे तो तुम्हें 30 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और हाँ, याद रखना जो भी लोग इस कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं वो एक दूसरे को मार नहीं सकते। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एक क्रिएचर शिरासागी के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है, पर शिरासागी को इससे कुछ भी नहीं होता और उसका एक बंदा आकर इस क्रिएचर को पकड़ लेता है और ये लड़की उसे बीच में से काट देती है। जब एक क्रिएचर अकीरा के ऊपर अटैक करता है तो अकीरा भी उसे बड़ी आराम से धूल चटा देता है। और इस तरफ हम ये देखते हैं कि एक क्रिएचर इजी के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है, पर इजी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो इसे एक जोरदार मुक्का मारकर वहीं पर सुला देता है। जिसके बाद हमें इजी की एबिलिटीज के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी बॉडी को लोहे की तरह सख्त कर सकता है। कासुया भी एक मम्मी को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मम्मी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आती है तो उसकी एक साथी इस मम्मी को अपनी कर्स डॉल से मार देती है। और फिर हमें टीम सी के टोरो को दिखाया जाता है जो कि इन सारे के सारे क्रिएचर से बड़ी आराम से लड़ रहा होता है और उसकी एबिलिटी है टेलीपोर्टेशन, जिससे वो बड़ी आराम से इधर से उधर जा रहा होता है। और अकीरा ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो यूरी से ये कहता है क्या तुमने उसकी एबिलिटी देखी? और जैसे एक मम्मी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आती है तो अकीरा अपने कैनन से उसे उड़ा देता है। और फिर हमें रात का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि पहले इन दोनों को टेलीपैथी से बात करनी है और बाद में अकीरा अपने कैनन का इस्तेमाल कर सकता है। बैटलफील्ड में सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि अकीरा की एबिलिटी कैनन को यूज करना है, तो इसलिए वो जब चाहे अपने कैनन का इस्तेमाल कर पा रहा होता है। चलो देखते हैं कि तुम अपनी एबिलिटी को कब तक मेंटेन करके रखते हो। और तभी यहाँ पर हाजिमे की एंट्री हो जाती है और वो आते ही एक मम्मी को एक ही मुक्के में सुला देता है। और ये सारे यहाँ पर लड़ने नहीं आते, वो तो बस देखना चाहते हैं कि ग्रीन टीम के पास कौन कौन से मेंबर्स हैं और उनकी पावर्स क्या हैं, जिनको देखकर ग्रीन टीम के सारे बंदे हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो सारे लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और रेड टीम यहाँ पर अपने सारे के सारे स्लीव्स को लेकर आती है और वो लोग इनसे विनती कर रहे होते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, तुम्हारे ऊपर हमारा काफी बड़ा कर्ज है तो वो कर्ज तुम्हें आज चुकाना होगा। जब ग्रीन टीम के सारे मेंबर्स यहाँ से भाग रहे होते हैं तो उनका लीडर ये सोचता है कि अगर हमारे सारे के सारे बंदे यहाँ से भाग जाएंगे तो ये क्रिएचर्स इन आम बंदों के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देंगे। और अब बारी आती है मसाया की एबिलिटी के बारे में जानने की और हमें ये बताया जाता है कि इस इंसान के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे ये किसी के ऊपर से भी अपना डेट उतरवा सकता है, भले ही उस इंसान ने इससे कर्ज लिया हो या फिर ना लिया हो, ये किसी से भी कुछ भी करवा सकता है। और इसी बंदे ने अपने स्लेव्स को ये ऑर्डर दिया होता है कि वो इन ममीज के साथ लड़े और उन्हें भागने की परमिशन नहीं होती। अगर ये सारे क्रिएचर्स ऐसे ही इन बंदों को मारते रहेंगे तो ग्रीन टीम को अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करना होगा, जिससे इनकी सारी की सारी एबिलिटीज हमारे सामने आ जाएंगी और हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। जब एक मम्मी रिंगो के ऊपर अटैक करने वाली होती है तो अकीरा और यूरी उसको बचा लेते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम्हारे पास इससे भी बढ़कर कुछ है और मैं वही देखना चाहता हूँ। जिसके बाद मियो यहाँ पर एक बड़े वाली मम्मी को बुला लेती है और ये मम्मी सच में काफी बड़ी होती है। मसाया अपने सारे स्लेव्स को ये ऑर्डर देता है कि वो उस बड़ी मम्मी से जाकर लड़ें। ये देखकर इजी उन सभी को बचाने के लिए आगे जाता है, लेकिन ये बड़ी मम्मी उसकी एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे वो उड़कर पीछे जाकर गिरता है और उसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है। और अब वो अकीरा के ऊपर भी अटैक कर देता है जिससे अकीरा पेड़ से जाकर टकराता है और ये बड़ी मम्मी अकीरा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रही होती है, लेकिन तभी शिरासागी उसके सामने आ जाता है और वो उसे डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। फाइनली हमें शिरासागी की एबिलिटी को दिखाया जाता है जो कि ये है कि ये बंदा अपने सामने वाले ओपोनेंट के साथ पीसफुली कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। और अब ये बड़ी मम्मी उसके ऊपर लगातार अटैक्स कर रही होती है, लेकिन शिरासागी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ये सोचता है कि पहले मैंने एक गलती करके अपने किसी प्यारे इंसान को खो दिया है और अब मैं वो गलती दोबारा करना नहीं चाहता। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि शिरासागी इस मम्मी के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे इस मम्मी के अंदर छेद हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है।
और फिर हमें शिरासागी को दिखाया जाता है जिसके हाथ से काफी खून निकल रहा होता है। मसाया ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये इंसान तो सच में कमाल का है। और इस तरफ इस बड़े वाली मम्मी ने बाकी मम्मीज को खाकर अपने आप को रिकवर करना शुरू कर दिया होता है और वो दोबारा से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। और ये देखकर यूरी शिरासागी को बचाने के लिए आगे जा रही होती है, पर वो उसे मना कर देता है कि तुम यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर काफी खतरा है। और अकीरा भी उसे समझाने की काफी कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन वो इन सभी की बातें नहीं मानती। जिसके बाद वो इस सामने वाली मम्मी की एक जोरदार लात मारती है और उसे पीछे गिरा देती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और अब वो मम्मी दोबारा से इनके ऊपर अटैक करती है, पर ये दोनों बच जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर अकीरा अपने कैनन से इस मम्मी के ऊपर अटैक करता है, पर इससे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी रेड टीम ये देखकर काफी खुश हो जाती है कि फाइनली अकीरा ने भी इस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अकीरा और यूरी इस मम्मी से लड़ने के लिए आगे चले जाते हैं और ये दोनों टेलीपैथी से बातें कर रहे होते हैं। अकीरा ये बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है और अब ये दोनों इसी फाइट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर अकीरा ये बताता है अगर हम इसे मारना चाहते हैं तो तुम्हें मेरे लिए अलग अलग एबिलिटीज के बारे में सोचना होगा। लेकिन यूरी इस बात से मना कर रही होती है कि हमने इसे अभी तक ट्राई नहीं किया है। और वो ये नोटिस करता है कि रेड टीम का लीडर उसे ही देख रहा है, तो वो ये सोचता है कि अगर मुझे कोई एबिलिटी इस्तेमाल करनी है तो मुझे इनसे छुपके करनी होगी। और तभी अकीरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो टेलीपैथी के जरिए ये पूरा का पूरा आइडिया यूरी को बता देता है। लेकिन यूरी को इस बात से काफी डर लग रहा होता है और वो ये कहती है क्या मैं ये कर सकती हूँ? हाँ, तुम ये कर सकती हो। अब ये दोनों उस मम्मी को लेकर एक कोने में आ जाते हैं। तभी रेड टीम का लीडर ये बोलता है कि शायद से ये दोनों पागल हो गए हैं, इनके पास कोने में से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो ये दोनों मर जाएंगे। और फिर हमें दोबारा से अकीरा को दिखाया जाता है जो कि यूरी से ये कहता है कि चलो टाइम आ चुका है। लेकिन तभी अचानक ये बड़ी मम्मी अकीरा के ऊपर अटैक कर देती है और ये अटैक अकीरा को लग भी जाता है और सारे लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। पर अगले पल हम ये देखते हैं कि अकीरा ने इस मम्मी को रोक लिया होता है और उसका कैनन इसके मुंह के अंदर होता है और वो इसे एक ही झटके में उड़ा देता है। और यूरी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये मम्मी दोबारा से खड़ी हो जाती है और अकीरा के ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी अचानक यहाँ पर रेड टीम का लीडर आ जाता है और वो इसके एक ही मुक्का मारकर इस मम्मी को खत्म कर देता है। अरे सुनो बच्चे, तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो और तुमने उसके मुंह के अंदर फायर किया, वो काफी कमाल का था। लेकिन यूरी को इस बंदे के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाती है, पर ये बंदा यूरी को ही पटक देता है। देखो सुनो, ये पूरा का पूरा क्वेस्ट खत्म हो चुका है, क्या अब भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मियो यहाँ पर शूट करती है और वो ये बताती है कि मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि ये क्वेस्ट खत्म हो चुकी है। मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इससे लड़ना है। तो चलो फिर मैं तुम्हें एक और क्वेस्ट के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है हंट द किंग। और वो ये बताती है कि इस क्वेस्ट के अंदर दोनों ही टीमों को एक दूसरे के किंग को मारना है, यानी कि उसके लीडर को, और ऐसे ही ये क्वेस्ट खत्म होगा। और वो ये कहती है कि ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास एक आसान तरीका है जिससे कि तुम अपने ओपोनेंट के मोबाइल को चुरा सकते हो या फिर उससे वो छीन सकते हो और उसे तुम्हें अपने फोन के साथ कनेक्ट करना है और ऐसे भी तुम इस क्वेस्ट को जीत सकते हो। और अब ये सारे रूल सुनने के बाद रेड टीम मान जाती है और वही कहती है कि अगर हम जीते तो हमारे लिए ग्रीन टीम ही नहीं बल्कि उसके सारे के सारे साथी ही मारे जाने चाहिए। ये सुनकर शिरासागी को काफी गुस्सा आ जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारी टीम में काफी छोटे छोटे बच्चे हैं। पर मियो इस बात के लिए मान जाती है और वही कहती है कि मैं तुम्हें अभी मौका दे रही हूँ, या तो तुम इनसे बाद में लड़ सकते हो या फिर मैं तुम्हारी फाइट इनसे अभी करवा देती हूँ जिसमें तुम और ये दोनों बच्चे भी मारे जाएंगे। और अगली सीन में ये सारे अपने अपने घर आ जाते हैं, पर ग्रीन टीम के काफी सारे मेंबर्स बड़े ही इंजर्ड होते हैं और ये सारे भी अपने घर लौट चुके हैं। शिरासागी अकीरा को अपने साथ लेकर जा रहा होता है क्योंकि इसे अकीरा से कुछ जरूरी बातें करनी है। देखो अकीरा, मुझे इन सभी को रियल क्वेस्ट के बारे में बताना होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी रियल एबिलिटी क्या है। अकीरा ये कहता है कि मेरी रियल एबिलिटी कैनन वाली नहीं है, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं आपको अपनी रियल एबिलिटी नहीं बता सकता। और अगले सीन में हमें रिंगो का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसे गेम्स खेलने का काफी शौक होता है और उसको ऐसा लगता है कि वो भी एक प्रो गेमर है। और एक बार वो एक गेम के अंदर की नाम के एक बंदे से हार जाती है और उसे बाद में उस बंदे का रियल नाम पता लगता है जो है अकीरा शिरियो नागी।
और वो उससे रियल में मिलना चाहती थी। और जब अकीरा और यूरी नहाकर आ जाते हैं तो शिन भी उनके सामने खड़ा होता है और वो सारे ये पूछते हैं कि ये बंदा कौन है। अकीरा बताता है कि ये बंदा मेरे साथ सेकंड प्रोग्राम में था। तभी शिरासागी यहाँ पर आ जाता है और वो ये बताता है अगले 7 दिनों में हमारी फाइट रेड टीम के साथ होने वाली है और अगर हम हारते हैं तो हमारे सारे के सारे मेंबर्स मारे जाएंगे। तो क्या तुम सारे मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? और अब ये सारी बातें सुनने के बाद अकीरा यहाँ से जा रहा होता है और वो ये सोचता है कि मेरे पास 7 दिन है और मुझे इन 7 दिनों में क्या करना है। और जब अकीरा अपने रूम में जाता है तो पीछे से रिंगो यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। और वो काफी घबरा रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अकीरा से कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और अब वो अकीरा को ये बताती है कि मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं ये पता कर सकती हूँ कि सामने वाले के पास कौन सी ताकत है। जैसे कि मैंने ये पता किया था कि शिन 2 सेकंड्स के लिए इनविंसिबल बन सकता है। अकीरा उसे खींचकर रूम के अंदर ले जाता है और वो ये कहता है कि तुम मुझे ये सारा कुछ क्यों बता रही हो। पर रिंगो को काफी अजीब लग रहा होता है। वो अकीरा को ये बताती है कि मैं किसी की भी एबिलिटी का 10% कॉपी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये करने के लिए एक पार्टनर चाहिए। तो क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? और इसी के साथ ये बात यहीं पर एंड हो जाती है। और अगले सीन में जब यूरी आराम कर रही होती है तो अकीरा उसके पास आता है और वो ये कहता है कि मैं आज का दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो ये बोलता है कि मुझे अपनी रेड टीम से मिलना है क्योंकि मुझे ग्रीन टीम के बारे में कुछ ऐसा पता लगा है जो कि मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। मसाया कहता है कि फाइनली हमें शिरासागी के बारे में सारा कुछ पता चल चुका है और उस लड़की से हमें ज्यादा खतरा नहीं है। हमारे लिए मेन टारगेट अकीरा है। और तभी यहाँ पर उनकी टीम की एक और मेंबर आ जाती है और वो ये देखकर काफी शॉक्ड होती है कि सारे लोग रिन के आगे पीछे घूम रहे हैं। और फिर यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि दिखने में काफी बूढ़ा होता है और इस बंदे का नाम है कामुई, जो कि अपना स्केटबोर्ड लेकर यहाँ पर आता है। और जब ये सारे लोग उससे उसका स्केटबोर्ड मांग रहे होते हैं तो वो उसे खाक में मिला देता है। जो भी चीज मेरे काम की नहीं होती मैं उसके साथ ऐसा ही करता हूँ। जब ये सारे बंदे यहाँ पर आ जाते हैं तो मसाया उन सभी को ऑर्डर देता है कि तुम सारे जाकर अपना काम करो और जो भी तुम्हारे रास्ते में आता है उसे खत्म कर देना। और अब ये बंदा भी यहाँ पर आ जाता है जो कि रेड टीम के लीडर से मिलना चाहता था और वही कहता है सुनो मालिक, मुझे ग्रीन टीम ने पकड़ लिया था, लेकिन मैं उनके बारे में एक ऐसी बात जानता हूँ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब उस बड़े मॉन्स्टर ने अकीरा के ऊपर अटैक किया था तो अकीरा उसे मारा जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। और हाँ, उसके पास कोई ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो सही हो गया। मसाया ये सारी बातें जाकर हाजिमे को बता देता है और वो ये कहता है कि वो अकीरा, उसी की वजह से ही हम अपने प्लान के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं और हमें उससे बचकर रहना होगा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि अकीरा और यूरी ब्लू टीम से मिलने के लिए जा रहे होते हैं और यूरी उससे पूछती है कि हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। मेरे वहाँ पर जाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं उनसे नेगोशिएट करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि उसे यूरी के साथ अकेले रहना है और वो यूरी को फील करना चाहता है। और ये सुनने के बाद यूरी के गाल लाल हो जाते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और तभी अकीरा उसे ही कहता है कि चलो एक काम करो, तुम अपनी एबिलिटी को विजुअलाइज करो। और जैसे यूरी ये करती है तो उसकी पावर्स अकीरा की बॉडी में आ जाती हैं, जिससे अकीरा की बॉडी काफी हैवी हो जाती है और यहाँ तक कि वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पाता। अकीरा ये समझ जाता है कि यूरी एक एक्सेप्शन है और लास्ट टाइम भी उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में सोचा था, तभी अकीरा उस जायंट मम्मी से बच पाया था। और तभी अकीरा उससे ही कहता है कि चलो तुम एक काम करो कि मैं इस पेड़ के पीछे जा रहा हूँ और तुम किसी के बारे में सोचना जिससे मैं उस चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकूं। वैसे मुझे किसके बारे में सोचना चाहिए? और अगली पल हम ये देखते हैं कि अकीरा रिंगो के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यूरी ये देखकर काफी शॉक्ड हो रही होती है, यानी कि ये ट्रिक सच में काम करती है। और फिर अकीरा दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और अब ये दोनों रिंगो के बारे में बात कर रहे होते हैं और अकीरा उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में गलत मत सोचो। भले ही उसने मुझे सारी बातें बता दी हैं, लेकिन अब भी मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं है जितना कि मैं तुम्हारे ऊपर करता हूँ। फिर ये दोनों ब्लू टीम से मिलने के लिए आ जाते हैं और मोडोका भी यहीं पर होता है, जो कि इन्हें देखकर काफी खुश होता है कि चलो ये दोनों अभी जिंदा हैं। और अब अकीरा ब्लू टीम को ये समझाता है कि जैसे कि तुम जानते हो कि ग्रीन टीम और रेड टीम के बीच में एक काफी मैसिव बैटल होने वाली है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारा साथ दो। पर ब्लू टीम का ये बंदा जिसका नाम ओमोटो होता है वो ये कहता है लेकिन हम किसी भी फाइट में शामिल होना नहीं चाहते। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें 200 पॉइंट्स दूंगा और अगर तुम रेड टीम का फोन मेरे पास लेकर आओगे तो उसके लिए मैं तुम्हें 500 पॉइंट्स देने वाला हूँ। तो बताओ ये डील कैसी रही? और अब ये सारे डील सुनने के बाद ओमोटो, जो कि ब्लू टीम की लीडर है, अरे हाँ ये एक लड़की है, वो ये कहती है
कि हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें यूरी को हमें देना होगा। पर अकीरा ऐसा करने से मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और काफी ज्यादा सोचने के बाद अकीरा कहता है कि चलो मैं यूरी को तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है कि ओमोटो को मेरी साइड आना होगा और जैसा मैं कहूँ तुम्हें वही करना होगा। और अब ये सारी बातें होने के बाद ब्लू टीम के मेंबर्स यहाँ से जा रहे होते हैं और ओमोटो ये कहती है कि मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ कि रिजल्ट क्या रहने वाले हैं। और तभी अचानक ये दोनों मडोका को भी नोटिस कर लेते हैं और वो इनके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि मैं यहाँ पर इतनी देर से खड़ा हुआ था लेकिन तुम दोनों ने मुझे नोटिस नहीं किया। जिसके बाद मडोका ये बताता है कि मैं तुमसे काफी लंबे टाइम से एक रीमैच करना चाहता था और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं रेड टीम को ज्वाइन कर लूँ और इससे मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने का मौका मिल जाएगा। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा और यूरी दोबारा से अपने कैंप में आ जाते हैं, लेकिन टोरो को उन दोनों के ऊपर शक हो रहा होता है कि तुम दोनों पूरे दिन से जंगल में थे, आखिरकार तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, कहीं तुम दोनों गुलछर रहे। और तभी यूरी उसके एक जोरदार मुक्का मारती है पर वो टेलीपोर्ट होकर इससे बच जाता है, लेकिन यूरी उसे नहीं छोड़ती। अब सारे के सारे बुजुर्ग लोग भी इस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करने के बारे में कह रहे होते हैं, पर अकीरा उन्हें मना करता है कि ये तुम सबके लिए काफी डेंजरस हो सकता है, प्लीज हमें कम से कम मेडिकल सपोर्ट तो बनने दो, हम तुम्हारे काफी काम आ सकते हैं। और रात के सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सारे मीट को कुक कर रहे होते हैं और तभी रिंगो अकीरा के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और कल इनका फाइनल मैच है और फिर हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से बात कर रहा होता है और वो ये कहता है कि मैं अकीरा की काफी इज्जत करता हूँ और कल मैं फाइट में उसका साथ देने वाला हूँ ताकि वो इस फाइट को जीत जाए। और इस तरफ मडोका आसुका से बातें कर रहा होता है और वो भी अपने बच्चे के लिए इस फाइट में शामिल होना चाहती है और मडोका उससे कहने ही वाला होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तभी बाकी बंदे यहाँ पर आ जाते हैं और भाई क्या चल रहा है। और अब फाइनली इनकी बैटल का दिन आ चुका है और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि इस बैटल में 5 टावर्स इंक्लूडेड हैं। और शिरासागी भी ये देखकर काफी परेशान हो रहा होता है कि हमारी सारी की सारी मेहनत खराब हो चुकी है और कल यूरी और अकीरा ने जंगल में जाकर जो प्लान बनाया था मेरे ख्याल से वो सारा प्लान अब चौपट होने वाला है। और तभी अचानक यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो ये बताता है कि हमने इस बैटल के लिए कुछ रूल्स को चेंज किया है और अगर तुम अपने सामने वाले एनिमी के स्मार्टफोन को चुरा लेते हो तो तुम ऐसे भी इस बैटल को जीत सकते हो, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। और अगर तुम किसी सामने वाले बंदे का एक इंटरफेस हासिल करते हो तो तुम्हें इसके पॉइंट्स मिलने वाले हैं और अगर तुम किसी एनिमी के इंटरफेस को 3 मीटर दूर ले जाते हो तो उसकी हथकड़ियाँ लॉक्ड हो जाएंगी, यानी कि वो इंसान डेड है और तुम उसे आसानी से हरा सकते हो। और ये जो तुम 5 टावर्स देख रहे हो ये सारे के सारे इंटरफेसेस हैं और अगर तुमने इसके अंदर अपना स्मार्टफोन डाल दिया तो तुम्हें 10 MP मिलने वाले हैं। और वो ये बताता है कि इन सारी MPs का इस्तेमाल करके तुम अलग अलग चीजों को खरीद सकते हो और साथ में अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हो और यहाँ तक कि तुम 30 MP देकर इंटरफेस को दोबारा से रिवाइव भी कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास 50 MP है तो तुम सामने वाले बंदे की एबिलिटी को भी सील कर सकते हो। और फिर ये दोनों टीम्स अपने अपने किंग को रजिस्टर करवा लेती हैं, जिसके बाद इनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। ग्रीन टीम ये ट्राई कर रही होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा टावर पर अपना कब्जा कर सकें और शिरासागी ये कहता है कि पहले हमें रेड टीम की स्ट्रेटेजी के बारे में समझना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग अलग अलग टीम्स बनाकर आगे जा रहे होते हैं और यहाँ पर चारों तरफ कैमरास भी लगे होते हैं जो कि उनको मॉनिटर कर रहे हैं। शिरासागी ये सारा मामला देखकर काफी दुखी हो रहा होता है क्योंकि वो लड़ने की हालत में नहीं है। और तभी कासुया उन्हें ये अपडेट देता है कि हमने सक्सेसफुली एक टावर पर अपना कब्जा कर लिया है और अब बाकी सारी टीम्स भी टावर पर कब्जा करने के लिए आगे जा रही होती हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सामने हाजिमे आ जाता है और वो आते ही इस टीम के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर आसुका भी काफी हैरान हो जाती है और वो ये सोचती है कि हमें ऐसा लगा था कि यही उनका किंग होगा, तुम्हें क्या लगा था कि मैं भी शिरासागी की तरह छुप कर बैठ जाऊंगा। और तभी आसुका अपनी काफी बड़ी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और वो हाजिमे के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देती है, जिससे हाजिमे बड़ी आराम से बच रहा होता है। अरे वाह, तुम तो इतनी भारी स्वॉर्ड को बड़ी आराम से संभाल रही हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी स्ट्रांग हो। और ये सुनने के बाद आसुका काफी गुस्से में आ जाती है और वो उसके ऊपर दोबारा से अटैक्स करना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार हाजिमे उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। ये अटैक तो सच में बच्चों वाला था। और फिर हमें आसुका की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि वो किसी भी स्टिक को एक स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकती है और यहाँ तक कि उसके वेट को भी मैनेज कर सकती है।
और अब वो अपनी स्वॉर्ड का वेट इतना भारी कर लेती है कि हाजिमे धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हाजिमे उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है और उसके एक जोरदार लात मारता है, जिससे आसूका पीछे जाकर गिरती है और उसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा था कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग होंगी, लेकिन तुम तो बस इस स्वॉर्ड के वेट से खेल रही थी। क्या मजाक है ये। और हाँ, एक काम करो, जल्दी से इस लकड़ी को उस स्वॉर्ड के अंदर चेंज करो और मुझसे फाइट करो। और मैं तुमसे तब तक फाइट करना चाहता हूँ जब तक कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर नहीं आ जाते। ये बात सुनते ही सभी लोग उसकी हेल्प करने के लिए आगे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने वही बुढ़ा आ जाता है जिसका नाम है कामुई, और वो उनकी आंखों के सामने उनके एक बंदे को जिंदा राख में बदल देता है। और अब तुम सारे तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का तुम्हारा दिन काफी खराब होने वाला है। और अब देखते ही देखते सारी की सारी रेड टीम ग्रीन टीम के ऊपर काफी भारी पड़ रही होती है, और कोई उन्हें हेलीकॉप्टर से मार रहा होता है और कोई अपनी स्वॉर्ड से। और फिर हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि रेड टीम के अटैक से बच नहीं पाया और उसका एक हाथ कट जाता है। और अब रिन भी अकीरा के सामने आकर खड़ी हो जाती है, और अब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और अकीरा उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी ओपनिंग देना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है। वैसे हम दोनों एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, क्योंकि मैं भी तुम्हारी एबिलिटी के बारे में नहीं जानती। और फिर रिन उससे पूछती है कि वैसे वो लड़की कहाँ पर है जिसका नाम यूरी है। तुम्हें उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर सकती हूँ, मुझे एक बार आजमा कर देखो, मुझसे दूर रहो। और वैसे भी मैं तुमसे यहाँ पर एक डील करने आया था जो कि मैंने कर लिया है। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। और तभी रिन एक कॉल लगाती है, मुझे अकीरा मिल चुका है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। और अगली सीन में हमें रेड टीम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि शिन के पास आ जाता है, और वही कहता है कि तुमसे मिलने से पहले मैंने तुम्हारी टीम के काफी सारे बंदों को निपटा दिया है, और मैंने उनसे बाकी बंदों के बारे में पता किया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये सुनने के बाद शिन उसको पकड़ लेता है कि तुमने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया। और अब ये लड़का जिसका नाम यूकी है उसे सांस आनी बंद हो जाती है, लेकिन तभी वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जिससे शिन की हथकड़ियाँ श्रिंक होनी शुरू हो जाती हैं, और वो इसे छोड़ देता है। और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि यूकी ने उसके हाथ को एक पतले धागे से बांध दिया है, जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और इस धागे को श्रिंक करके शिन के हाथ को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और तभी हाजिमे मसाया के पास फोन लगाता है और उससे ये पूछता है कि सारे के सारे लोग कहाँ पर हैं जो कि आसूका की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आने वाले थे, क्या तुमने उनके साथ? हाँ, मैंने उन सभी को रास्ते से हटा दिया है। ये तुमने क्या किया? और ये सुनने के बाद हाजिमे को काफी गुस्सा आ जाता है और वो इसे पकड़ लेता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम मुझे मार सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही हाजिमे उसे मारने वाला होता है तभी अचानक यूरी यहाँ पर आ जाती है और वो इसके एक जोरदार किक मारकर आसूका को बचा लेती है। तुम ये बात नहीं जानते कि आसूका एक काफी अच्छी माँ है और उसने अपने बच्चे के लिए काफी कुछ किया है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं इसे जान से मारने के बाद इसके बच्चे को भी इसके पास पहुंचा दूंगा। और अब इन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है और यूरी हाजिमे के ऊपर बार बार अटैक्स कर रही होती है, लेकिन वो ये ट्राई करती है कि वो हाजिमे से ज्यादा क्लोज होकर कॉम्बैट ना करे। मैं जानता हूँ कि वो जानबूझकर मेरे करीब नहीं आ रही है क्योंकि उसे डर है। यूरी बार बार उसके ऊपर अटैक्स करके उससे दूर भाग जाती है, लेकिन जब इस बार यूरी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आती है तो हाजिमे उसको पकड़ लेता है। तुम्हारा गेम ओवर। लेकिन यूरी ने इस सिचुएशन को पहले ही समझा हुआ था और वो उसके फेस पर एक जोरदार नी मारती है, जिससे हाजिमे उससे दूर हो जाता है और यूरी इस बार भी बच जाती है। और अब मसाया उसे फोन करके ये बताता है कि अब टाइम आ चुका है इन सभी को सरप्राइज देने का। और इस तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि शिरासागी ने रेड टीम के एक बंदे को पकड़ लिया है और वो उससे सारी बातें गुलवाने में नाकाम हो रहे होते हैं, लेकिन तभी रिंगो उसके पास जाती है और उससे बात करके उसे मना लेती है। और जब रिंगो उसके लिए पानी लेने जाती है और जब वो वापस आती है तो वो ये नोटिस करती है कि किसी ने पहले ही इस इंसान को जान से मार दिया है। शिरासागी ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है, हमारे बीच में कोई ना कोई जासूस है और ये जासूस कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड लेडी होती है जो कि पहले से ही इनके साथ रह रही है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी अकीरा से ही कहती है कि सुनो अकीरा, आसूका की जान खतरे में है तो हमें उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर जाना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, और वैसे भी बाकी टीम के मेंबर्स उसे बचाने के लिए वहाँ पर जा चुके हैं। अगर हम भी वहाँ पर गए तो हमारे साथ साथ हमारी टीम की जान भी खतरे में आ जाएगी। और ये सुनने के बाद यूरी को काफी बुरा लगता है और वो अकेले ही उसकी हेल्प करने के लिए निकल जाती है। और अकीरा ये सारा कुछ सोच रहा होता है कि मेरे सारे के सारे टीममेट्स मुसीबत में हैं और क्या सच में मुझे उन सभी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी अचानक उसके सामने मडोका आ
जाता है और वो आते ही उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। मैं काफी टाइम से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था कि मेरी तुमसे फाइट हो। ये देखकर अकीरा भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये अटैक जाकर पीछे पेड़ पर लगता है और मडोका इससे बच जाता है और वो इस पेड़ को बीच में से काटकर इसके टुकड़ों का इस्तेमाल करके अकीरा के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। और तभी हम ये नोटिस करते हैं कि पेड़ के ऊपर रेड टीम का एक बंदा खड़ा हुआ होता है और वो भी अकीरा के ऊपर अटैक कर देता है, पर मडोका उसकी जान को बचा लेता है और वो अकीरा के सामने अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो जाता है। सुनो बच्चे, मेरा नाम है रिंडो और मैं तुम्हें जॉन से मारने वाला हूँ, तो ये नाम मरते वक्त याद रखो। और ये बोलने के बाद वो अकीरा के ऊपर अटैक कर देता है, पर मडोका उसको बचा लेता है। वैसे तुम इस बच्चे की हेल्प क्यों कर रहे हो, जबकि हम दोनों एक ही टीम में हैं? क्योंकि बस वो इंसान सिर्फ मैं हूँ जो कि अकीरा को हराएगा, तो तुम इससे दूर हट जाओ। ओह, तो ये बात है, तो चलो पहले मैं इस बच्चे को जान से मार देता हूँ और बाद में तुम्हारा नंबर है। और ये बोलते ही रिंडो उन दोनों के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे पीछे वाला पेड़ एक झटके में ही कट जाता है और अचानक से वो इन दोनों के ऊपर एक और अटैक कर देता है और अब सिचुएशन इन दोनों के हाथों से निकल रही होती है। और तभी अकीरा यहाँ पर स्मोक करके उन दोनों को छुपा लेता है और अब ये दोनों उसे हराने का प्लान बना रहे होते हैं और मडोका उससे कहता है कि उस बंदी के पास काफी खतरनाक एबिलिटी है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं उसे 4 स्टेप्स में आराम से हरा सकता हूँ। कहीं वो दोनों बच्चे भाग तो नहीं गए? लेकिन तभी अचानक मडोका उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन ये बंदा उसके इस अटैक से बच जाता है और अब इन दोनों के बीच में स्वॉर्ड फाइट होनी शुरू हो जाती है। जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम वो अटैक नहीं कर सकते। और तभी रिंडो उसे नीचे गिरा देता है। तुम मुझे बताओ कि अकीरा कहाँ पर है? और तभी अकीरा उसके सामने आ जाता है और पहले वो एक पेड़ पर अटैक करता है और बाद में रिंडो के ऊपर, पर रिंडो इससे बड़ी आराम से बच जाता है। अगर तुमने मेरे ऊपर ये अटैक मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था तो अगला अटैक तुम्हारा फाइनल मूव होने वाला है। नहीं, 4 नहीं, हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि मडोका इस टूटे हुए पेड़ का इस्तेमाल करके उनसे ब्लेड बनाता है और रिंडो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो यहीं पर धाराशाही हो जाता है। और इस तरफ हम ये देखते हैं कि ग्रीन टीम की एक मेंबर अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है और वो अपने सामने खड़ी हुई रेड टीम की एक मेंबर जिसका नाम रैनका होता है उसके ऊपर अपनी कर्स डॉल का इस्तेमाल करके उसकी गर्दन को तोड़ देती है, लेकिन रैनका दोबारा से अपनी गर्दन को सही कर लेती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया? और ये उसे जान से मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक रेन यहाँ पर आ जाती है। क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? ओह अच्छा, तो तुम भी यहाँ पर आ चुकी हो, लेकिन जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तो तब से ही तुम मुझे पसंद नहीं हो और मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। रिन कहती है, लेकिन हम दोनों तो एक ही टीम में हैं, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे नफरत है। और जैसे ही रैनका उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाती है तो रिन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उससे बच जाती है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि रैनका ने अपने छोटे छोटे टैंक्स और ड्रोन्स को बुलवा लिया होता है, जो कि एक के बाद एक रिन के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं और वो भी इन सारे अटैक्स को बड़ी आराम से डॉच कर रही होती है। और तभी रिन अपने ब्लड का इस्तेमाल करके उसके सारे के सारे टैंक्स और ड्रोन्स को खत्म कर देती है और अब तुम्हारी बारी है मरने की। और फिर वो कुछ और ब्लड्स की बूंदों का इस्तेमाल करती है जो कि रैनका की तरफ जाकर वेपन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और उसकी बॉडी के आर पार हो जाती हैं, यहाँ तक कि उसकी एक आंख भी फूट जाती है। फिर वो गुस्से में आकर रिन के ऊपर अटैक करती है, पर इस बार रिन उसको जकड़ लेती है और अब वो अपने हाथ को एक स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट कर लेती है और वो ही कहती है कि मुझे मिल गया। और ये बोलने के बाद वो पास में रखे हुए एक बॉक्स के पास जाती है और इसके अंदर जो बंदा होता है उसे जान से मार देती है और इसके मरने के साथ साथ रैनका भी मारी जाती है। और फिर रिन इस लड़की के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो डरते हुए ये बताती है कि मुझे यहाँ पर यही लोग लाए थे और मेरी एबिलिटी है कि मैं मुर्दों में जान डाल सकती हूँ, तो इसीलिए ये सारे लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। और जब रिन ये सारी बातें सुनती है तो वो इस लड़की को भी जान से मार देती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेड टीम जीते या फिर ग्रीन टीम, मुझे तो बस अपने आप को बचाना है और सरवाइव करना है। और फिर हमें दोबारा से यूकी को दिखाया जाता है जो कि अब भी शिन से फाइट कर रहा होता है और इस बार वो एक नाइफ का इस्तेमाल करके शिन को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। और फिर हम अकीरा को देखते हैं जिन्होंने रिंडो को हरा दिया होता है। और फिर हम यूकी को देखते हैं जो कि शिन से ये कहता है कि मुझे तुम्हें तड़पाने में काफी मजा आ रहा है और ये मेरे लिए एक हेवन की तरह है। और तभी अचानक वो शिन के पीछे आ जाता है और उसके गले में एक थ्रेड फंसा देता है। अब तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में है, तो चलो मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगो।
और तभी अचानक से हिरेका यहाँ पर आ जाती है और वो युकी को नीचे गिरा देती है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसके ऊपर एक चाकू से अटैक कर देता है। लेकिन तभी शिन उसके सामने आ जाता है और ये चाकू उसको लग जाता है। और फिर हमें शिन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसे बचपन से ही एक दिल की बीमारी होती है और उसका भाई रिंग में फाइट करके उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा होता है। लेकिन एक दिन उसका बड़ा भाई एक कार एक्सीडेंट में मारा जाता है और उसके मरते ही उसके बड़े भाई के हार्ट को शिन की बॉडी में लगा दिया जाता है। तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। और तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर शिन को उसकी भाई की आत्मा दिख रही होती है। अब तुम्हें इस एबिलिटी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है। और अगले ही पल हम ये देखते हैं कि शिन इस एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा होता है और ये देखकर युकी की फट जाती है। और जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि शिन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल बस 2 सेकंड के लिए ही कर सकता है, यानी कि वो 2 सेकंड्स के लिए इनविंसिबल बन सकता है और वो इन्हीं 2 सेकंड्स में युकी का खेल खत्म कर देता है। और अगले सीन में हम कासुया को देखते हैं जो कि इस बुढ़े कामुई से लड़ रहा होता है और वो काफी इंजर्ड हो जाता है। तुम बच्चे काफी जिद्दी हो, क्या तुम्हें डर वर नहीं लगता? और ये सुनने के बाद कासुया काफी गुस्सा हो जाता है और वो इस बुढ़े के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी अकीरा यहाँ पर आ जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अब अकीरा इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वही कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, इसको मैं संभाल लूंगा। क्या ये तुम्हारा नाटक वाटक खत्म हो गया या फिर नहीं? वैसे मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका था कासुया को यहाँ से भेजने का और तुम मेरे एक लौते टारगेट हो। ये बोलते ही अकीरा उसके ऊपर एक पत्थर फेंक कर मारता है, लेकिन वो इसे बड़ी आराम से चकनाचूर कर देता है। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि तुम्हारी एबिलिटी कैनन का इस्तेमाल करना है, लेकिन तुमने मेरे ऊपर पत्थर फेंक कर ये तो साबित कर दिया है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। और जैसे ही कामुई उस पर अटैक करने के लिए आगे जाता है तभी अकीरा अपने पास से रिंडो की स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिसको देखकर कामुई की फट जाती है। ये स्वॉर्ड इसके पास क्या कर रही है? और ये अकीरा के जाल में फंस जाता है और इस बुढ़े को ऐसा लगता है कि अकीरा ने रिंडो की एबिलिटी को कॉपी कर लिया है। और तभी अचानक से अकीरा उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है और ये बुढ़ा मरने की कगार पर आ जाता है। और तभी अकीरा उसे ये बताता है कि तुम मेरी एबिलिटी के बारे में काफी गलत सोच रहे थे, तुमने मेरे बारे में जो सोचा मेरी एबिलिटी वही बन गई। और अब अकीरा उसका फोन उससे ले लेता है, जिसके बाद ये बुढ़ा डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रिंगो और बाकी सभी ये फिगर आउट कर रहे होते हैं कि इस बंदे को किसने मारा और इस बंदे को मारने के लिए एक ब्लेड का इस्तेमाल किया गया होता है। और रिंगो ये सोचती है कि ऐसा ब्लेड तो सिर्फ उसी लेडी के पास है, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी? वो तो हमारे साथ काफी पहले से है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वही लेडी शिरासागी के पीछे आ जाती है और उसके ऊपर कैनन से अटैक कर देती है, पर शिरासागी उससे बच जाता है। मैं तुम्हारे बारे में पहले से ही जानता था। और तभी यहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं। तुम सारे दूर रहो, ये लेडी काफी खतरनाक है और वैसे तुम्हारा सरप्राइज अटैक फेल हो चुका है। और शिरासागी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? और वो ये बताती है कि रेड टीम के दोनों ही लीडर्स मेरे बच्चे हैं। और वो इस बच्चे के ऊपर कैनन तान देती है और ये कहती है कि तुम सारे हमारे सामने सरेंडर कर दो, वरना मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगी। शिरासागी ये देखकर काफी परेशान हो जाता है और वो ये कहती है कि मैं बस 3 तक गिन रही हूँ, 3, 2। और जैसी वो इस बच्चे के ऊपर अटैक करने वाली होती है और तभी शिरासागी अपने फोन को खुद से दूर फेंक देता है, जिससे वो भी डेड डिक्लेयर हो जाता है। और रिंगो को ये देखकर काफी गुस्सा आता है कि तुमने हमारे साथ ये जो कुछ भी किया है मैं उसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। और इस तरफ मसाया मियो से बातें कर रहा होता है और वो ही कहता है कि शिरासागी मारा गया। और इस तरफ ये लेडी यानी कि मोमोको रिंगो के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स कर रही होती है और रिंगो इसके सारे अटैक से बच रही होती है। अगर तुम मुझसे ऐसे ही बचती रहोगी तो तुम कभी भी इस छोटे बच्चे को मुझसे बचा नहीं पाओगी। और तभी उसके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, मैं ये नहीं कर सकती। और तभी उसे अकीरा की बात याद आती है कि तुम ये कर सकती हो। और फिर हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर मोमोको उसके ऊपर बार बार अटैक्स कर रही होती है। तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दे दो और मैं रुक जाऊंगी। मुझे इससे काफी डर लग रहा है और क्या मैं ये कर सकती हूँ? लेकिन इसके बाद वो काफी हिम्मत जुटाती है और मोमोको के सामने आ जाती है। तुम इस बच्चे को मुझे दे दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे इतनी आसानी से तुम्हें दे दूंगी? और अगली पल हम ये देखते हैं कि रिंगो उसके कैनन वाले अटैक को कॉपी कर लेती है, यानी कि उसके 10वें भाग को। और अब इन दोनों के बीच में एक काफी घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है और रिंगो के अटैक करने की स्पीड मोमोको से 10 गुना ज्यादा होती है और इन दोनों की पावर से बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। और अब ये लेडी
लेडी अचानक से गायब हो जाती है और रिंगो के पीछे आकर ये कैनन उसके सर में देकर मारती है और अब मोमोको धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है और ये उसके ऊपर अपना कैनन तानकर उस पर अटैक करने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन इसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि मोमोको दोबारा से उसके चेहरे पर एक जोरदार अटैक करती है और ये कहती है कि अब तुम मुझे बता दो कि तुम्हारा किंग कौन है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और अब रिंगो अपनी कैनन से एक पहाड़ के ऊपर अटैक करती है, जिससे काफी सारे पत्थर नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। तुम जानती हो ना कि उस जगह पर तारो है और तुम उसे बचाने के लिए कुछ भी करोगी। और जब ये उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाती है तो वो ये नोटिस करती है कि तारो यहाँ पर नहीं है और तारो रिंगो के पास होता है, यानी कि ये उसकी एक चाल थी। मोमोको एक पत्थर उठाकर उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन रिंगो एक पहाड़ के ऊपर अटैक करती है, जिससे सारे के सारे पत्थर इस लेडी के ऊपर आकर गिर जाते हैं और ये मारी जाती है। और इस तरफ अकीरा मसाया के पास आ जाता है और मसाया उसे देखकर काफी चौंक रहा होता है कि तुम मेरे पास तक कैसे आए। और फिर अगले सीन में हम हाजिमे को देखते हैं, जिसकी हालत काफी खराब हो जाती है और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि मडोका है। और तभी शिन भी यहाँ पर आ जाता है। अकीरा ने तुम सभी के लिए एक मैसेज भेजा है कि उसने किंग को ढूंढ लिया है और ये किंग कोई और नहीं बल्कि मसाया है। और फिर हमें दोबारा से अकीरा और मसाया को दिखाया जाता है और अकीरा उससे ही कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम काफी शातिर हो और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब मसाया के लोग अकीरा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये देखकर अकीरा अपनी कैनन वाली एबिलिटी को चार्ज कर लेता है और जैसे वो इससे मसाया के ऊपर अटैक करता है तभी साइको यहाँ पर आ जाती है और वो अपने मार्बल वाले अटैक से अकीरा के अटैक को रोक लेती है और अकीरा ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। और तभी हमारे सामने ये बात आती है कि साइको और ये बाकी सब अकीरा के ऊपर अटैक करना नहीं चाहते, लेकिन मसाया इन सभी को कंट्रोल कर रहा होता है, वो भी अपनी एबिलिटी से। और अब साइको दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर अकीरा इससे बच जाता है। लेकिन तभी मसाया एक दूसरे बंदे से अकीरा के ऊपर अटैक करवाता है और इस बार अकीरा इंजर्ड होना शुरू हो जाता है। अकीरा इन बंदों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये सारे बंदे अकीरा से हेल्प मांग रहे होते हैं। और तभी उसे रिंगो की बात याद आती है, जिसने उसे मसाया की एबिलिटी के बारे में बताया था कि ये एबिलिटी किस तरह से काम करती है। और फिर हमें साइको का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ये बताती है कि किस तरह से मसाया ने एक बार उनकी हेल्प की थी और तभी से वो सारे मसाया के डैड के नीचे हैं और वो इन सभी से अपना काम निकलवा सकता है और आज भी वो यही कर रहा है। और ये सारा कुछ सुनने के बाद अकीरा ये सोचता है कि इस बंदे ने यहाँ पर काफी सारे लोगों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है और इन सभी के पास अलग अलग एबिलिटीज हैं, तो मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम यहाँ पर कोई न कोई प्लान बनाकर आए होंगे, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि तुम अब मेरे कंट्रोल में हो और सच कहूँ तो यहाँ की सारी चीजें मेरे कंट्रोल में हैं। और तभी अकीरा उससे ही कहता है कि तुम मेरे बारे में आखिरकार जानते ही क्या हो, और यही मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि तुम मेरी एबिलिटी के बारे में नहीं जानते। और फिर अकीरा उससे ही कहता है कि तुम तो इस बात को भी नहीं जानते कि तुम्हारी टीम में मेरा एक स्पाई है। अगर तुमने मेरी टीम में एक स्पाई भेजा भी है तो फिर भी तुम मुझे हरा नहीं सकते और तुम्हारा ये सारा प्लान बर्बाद होने वाला है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि मसाया की एबिलिटी अकीरा के ऊपर काम करनी शुरू कर जाती है और वो ये बताता है कि जब तुम मुझसे फाइट कर रहे थे तो तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए था, तो मैंने रुककर तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर दिया और इससे मेरी एबिलिटी की एक कंडीशन फुलफिल हो गई, तो अब तुम भी मेरे गुलाम हो। अब वो दोबारा से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और अकीरा के राइट पैर को जकड़ लेता है, तो इस तरह से इसकी ये एबिलिटी काम करती है। और अब सारे के सारे स्लेव्स अकीरा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहे होते हैं और मसाया उससे ही कहता है कि अब भी तुम्हारे पास टाइम है अपनी उस एबिलिटी को एक्टिवेट करने का, और मैं तुम्हारे बारे में सारा कुछ जानता हूँ कि तुम किस तरह से अपने कैनन को बार बार एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर रहे थे। और अकीरा ये सारी बातें सुनकर काफी हैरान हो रहा होता है कि उसे इसके बारे में इतना कुछ कैसे पता, और मैं तुम्हारे बारे में ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी असली एबिलिटी कैनन नहीं है। और अब ये सारे के सारे स्लेव्स अकीरा को पकड़ लेते हैं और मसाया उसे ही कहता है कि मैं इस बात को पहले से ही जानता था कि जब तुम अपनी उस एबिलिटी का इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि तुम मेरे नजदीक आकर मुझे खत्म करने की कोशिश करो। और अब वो एक चाकू निकालकर अकीरा के पेट में घुसा देता है। तुम शुरू से मेरे कंट्रोल में थे और मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सारा कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था। लेकिन तभी अचानक से पासा पलट जाता है और अकीरा उसे कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ तुमने किया है? वैसे सच कहूँ तो ये सारा कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है और मैंने तुम्हें मैनिपुलेट किया ताकि तुम ये सारा कुछ सोचो कि सारा कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है। और अब वो अचानक से शिरासागी की एबिलिटी को यूज करना शुरू कर देता है और ये देखकर मसाया की फटनी शुरू हो जाती है। तुम सारे वहाँ पर क्यों खड़े हो? मेरी हेल्प करने के लिए आगे आओ।
लेकिन अब काफी देर हो चुकी है और अब वो मसाया के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे मसाया की हालत काफी गंदी हो जाती है और जो भी लोग उसके स्लीव्स बने हुए होते हैं वो सारे भी आजाद हो जाते हैं। लेकिन इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके अकीरा के हाथ में चोट लग जाती है और वो ये बताता है कि मैं यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया था और मैंने अपने पेट पर कुछ मीट के टुकड़े बांधे हुए थे कि जब तुम मेरे ऊपर चाकू से अटैक करो तो तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने मुझे इंजर्ड कर दिया है। और फिर हमें अकीरा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा ये बताता है कि उसने इस फाइट से पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी और जब शिन ने रेड टीम के एक मेंबर को पकड़ा था तो अकीरा ने यूरी से कहा था कि वो इस बंदे के बारे में सोचे ताकि अकीरा इस जैसा बन सके। और फाइनली हमारे सामने ये बात भी रिवील हो जाती है कि जो बंदा रेड टीम के पास गया था अकीरा के बारे में उन्हें बताने के लिए, वो बंदा भी कोई और नहीं बल्कि अकीरा था। यानी कि इस बच्चे का IQ लेवल सच में काफी ज्यादा है और तुम ये सोचकर काफी हैरान हो रहे होंगे। लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें अपनी एबिलिटी के बारे में बस थोड़ा सा ही बताया था ताकि तुम ये सारा कुछ प्लान कर सको और तुम्हें ऐसा लगे कि ये सारा कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा। और फिर मैंने ये पता करना शुरू किया कि तुम्हारी एबिलिटी किस तरह से काम करती है और तभी से मैंने अपना ट्रैप बिछाना शुरू कर दिया जिसमें तुम बड़ी आसानी से फंस गए। मैं तुम्हें बहुत पहले से ही नोटिस कर रहा था लेकिन अब ये सारा कुछ देखकर ऐसा लगता है कि तुम मुझसे 4 कदम आगे हो। तो चलो तुम जीते और मैं हारा। जिसके बाद वो अपना इंटरफेस अकीरा को दे देता है और अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि यूरी और बाकी सभी हाजिमे से फाइट कर रहे होते हैं और उसे बुरी तरह से इंजर्ड भी कर देते हैं। मडोका उससे कहता है कि हम 3 हैं और तुम अकेले। लेकिन तभी हाजिमे दोबारा से खड़ा हो जाता है। लगता है मुझे मेरा आंसर अब मिल जाएगा और तभी अचानक से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और एक ही मुक्के से उसके हाथ को मोड़ देता है और उसे दूर फेंक कर मारता है। उन लोगों ने मुझे हमेशा ही ये कहा है कि मैं एक इंसान नहीं हूँ और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ऐसा बन जाता हूँ और मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों हूँ। और इस तरफ अकीरा ने मसाया के इंटरफेस को अपने फोन के साथ मर्ज कर लिया होता है जिससे कि वो विनर बन जाता है। लेकिन तभी मसाया अपना एक और इंटरफेस निकाल लेता है और अब कहानी पहुँच जाती है मसाया के पास्ट में जहाँ पर वो एक ऑर्फनेज के अंदर रहा करता था और हाजी में ही उसका एक पहला दोस्त बना था। और यहाँ का जो वार्डन था वो सबको ऐसा दिखाया करता था कि वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है, लेकिन वो ऑर्फनेज के अंदर सभी बच्चों को काफी परेशान भी किया करता था और वो इन बच्चों को अलग अलग तरह से टोंट मारता था जिससे इन्हें काफी गुस्सा भी आता है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ दिया है और मैं तुम्हारी देखभाल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। और फिर हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हाजिमे यूरी के पास जाकर उसे एक जोरदार लात मारता है और शिन भी उसे रोकने की काफी कोशिशें करता है लेकिन हाजिमे उसे भी एक ही मुक्के में ढेर कर देता है। ओह, तो तुम फिर से खड़ी हो गई हो। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारा राइट लेग टूट चुका है। कहानी फिर से पास्ट में आती है जहाँ पर ये वार्डन इन सभी के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि तुम अब भी इस फेरी टेल को पढ़ रहे हो और ये फेरी टेल किसकी है। जब उसे ये पता चलता है कि ये बुक मसाया और हाजिमे की है तो वो इन दोनों को कुत्तों की तरह मारता है। तुम दोनों इस बुक को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते और तुम्हें तो इस बात का एहसान मानना चाहिए कि तुम आज जो जिंदा हो वो भी मेरी वजह से। और ये बोलने के बाद वो उन दोनों की फेरी टेल बुक को कुचल देता है और ये देखकर उन दोनों को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो भी इस किताब की तरह ही अपना एक अलग किंगडम बनाना चाहते थे। और इस बात से हाजिमे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो साइड में रखी हुई एक प्लेट से अपने ही वार्डन को जान से मार देता है और यही बात उसके दिमाग में छप जाती है और वो ये सारी बातें बताते हुए रो रहा होता है कि जब मैं ऐसा बन जाता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ और मुझे कुछ भी फील नहीं होता। भले ही सारे लोग तुम्हें कहते हो कि तुम एक इंसान नहीं हो, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि तुम एक इंसान हो और मैं तुम्हें रोककर रहूंगी चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और ये बोलते ही वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और इस अटैक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इन दोनों के हाथों की हड्डियां चटक जाती हैं और हाजिमे उसको देखकर ही कहता है कि आखिरकार ये किस मिट्टी की बनी हुई है। और अब यूरी दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे जाती है पर जैसे ही हाजिमे उसके ऊपर अटैक करता है तो यूरी पीछे हट जाती है और वो ये कहता है कि जब मैं ऐसा बन जाता हूँ तो मुझे किसी भी तरह का पेन फील नहीं होता। ये बोलने के बाद वो यूरी के ऊपर एक के बाद एक मुक्के बरसाना शुरू कर देता है पर यूरी टस से मस नहीं होती। आज तुम मरने वाली हो। और हाजिमे इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो रहा होता है कि इसका हाथ तो पूरी तरह से टूट चुका होगा तो ये खड़ी कैसे हो पा रही है। और तभी ये दोनों पास्ट में आ जाते हैं जहाँ पर हाजिमे उससे ये पूछता है क्या तुम्हें भी पेन फील नहीं होता।
नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें भी दर्द होता है, लेकिन तुम इससे बच रहे हो और इससे भागना चाहते हो। और ये सुनते ही हाजिमे को भी पेन फील होना शुरू हो जाता है और प्रेजेंट में ये दोनों दोबारा से एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और ये अटैक भी काफी दमदार होता है और हाजिमे इस दर्द को फील कर पा रहा होता है। और तभी यूरी उससे कहती है कि हम दोनों एक जैसे हैं और मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हें भी दर्द का एहसास होता है। और अब वो काफी गुस्से में आ जाती है और हाजिमे की चेस्ट पर एक जोरदार पंच मारती है, लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करती है कि किसी ने उसकी एबिलिटी को सील कर दिया है। ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरी एबिलिटी काम क्यों नहीं कर रही है। और तभी मियो ये बताती है कि रेड टीम वालों ने 50 पॉइंट्स देकर तुम्हारी एबिलिटी को सील कर दिया है। और इसी मौके का फायदा उठाकर हाजिमे उसकी एक जोरदार पंच मारता है और उसे एक ही मुक्के में ढेर कर देता है। और अगली सीन में हम मसाया को देखते हैं और वो ये कहता है कि मैं बस मरने ही वाला हूँ, लेकिन मेरा प्लान सही तरीके से काम कर रहा है और मैंने अकीरा को बेवकूफ बना दिया और आखिरकार वो मेरे जाल में फंस भी चुका है। मसाया ने ये सारा कुछ इसलिए किया होता है ताकि वो अकीरा को बेवकूफ बना सके। और अब वो अपने सारे साथियों को अपना स्मार्टफोन इसके अंदर डालने के लिए कहता है, जिससे उसे 50 MP मिल जाती हैं और वो यूरी की एबिलिटी को सील करवा देता है। और फिर हम दोबारा से हाजिमे को देखते हैं जो कि यूरी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अकीरा एक MP का इस्तेमाल करके ये अनाउंसमेंट करता है कि तुम उसे मत मारना और मैं ही ग्रीन टीम का किंग हूँ और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तो चलो इस फाइट को 1-on-1 करते हैं। सारे लोग ये देखकर काफी शॉक्ड हो रहे होते हैं कि आखिरकार अकीरा क्या करना चाहता है। और फिर हम अकीरा को देखते हैं जो कि हाजिमे के सामने एक प्रपोजल रखता है और वो ये कहता है कि तुम यूरी और बाकी सभी को नहीं मारोगे और इसके बदले में मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बातें मान गया। और तभी उसे मसाया की बातें याद आ रही होती हैं कि हम दोनों को मिलकर अपना एक किंगडम बनाना है। और हाजिमे उससे ये कहता है कि मुझे ऐसा किंगडम नहीं चाहिए जहाँ पर तुम मेरे साथ ना हो। और अकीरा उससे ये कहता है कि मैं वहाँ आने से पहले यूरी से बात करना चाहता हूँ, तो तुम मेरी उससे बात करवाओ। लेकिन यूरी यहाँ पर बेहोश होती है, लेकिन तभी हाजिमे उसकी एक जोरदार थप्पड़ मारता है और अकीरा से उसकी बात करवा देता है। तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम है मेरे पास तक आने का, तो आते वक्त कोई भी चालाकी मत करना। और फिर हमें शिरासागी को दिखाया जाता है जो कि अब भी मरा नहीं है और वो ये कहता है कि अकीरा बिल्कुल सही कर रहा है और मुझे उसके ऊपर विश्वास है। और सारे लोग यही प्रे कर रहे होते हैं कि अकीरा इस फाइट को जीत जाए, पर रेन को इन बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वही कहती है कि इन दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन मुझे तो बस सरवाइव करना है, जो कि मैं कर रही हूँ। और इस तरफ मियो ये सारा टेलीकास्ट अपने CCTV कैमरास में देख रही होती है। और अब अकीरा भी हाजिमे के सामने आ जाता है और यहाँ पर फिर से 5 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाता है और हाजिमे उससे ये कहता है कि हम दोनों मिलकर जो किंगडम बनाने वाले थे वो बस एक सपना ही रह गया है। और अब वो गुस्से में आकर अकीरा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है और वो ये कहता है कि मसाया ने मुझे इस बारे में बताया था कि कैनन तुम्हारी असली एबिलिटी नहीं है और मैं तुम्हें मारकर मसाया का बदला तुमसे ले लूंगा। लेकिन अकीरा इन सारी चीजों के लिए पहले से ही प्रिपेयर होता है और वो यूरी से कहता है कि यूरी अभी। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो हाजिमे के अटैक से बच जाता है। इस फाइट में ग्रीन टीम ही जीतने वाली है। और तभी हमारा सीन फ्लैशबैक में आ जाता है जहाँ पर अकीरा यूरी से बात कर रहा होता है और वो ये कहता है कि जब मेरी फाइट हाजिमे से होगी तो तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें अपनी एबिलिटी के बारे में सोचना है और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों अपनी एबिलिटीज को एक साथ इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे हम हाजिमे के ऊपर 10 गुना पावर से अटैक कर सकते हैं। और अगली पल हम ये देखते हैं कि अकीरा इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके हाजिमे के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे उसकी हालत काफी गंदी हो जाती है। क्या सच में यही मेरा अंत है? और वो अचानक से नीचे गिर जाता है, लेकिन इससे अकीरा की हालत भी काफी खराब हो जाती है और वो ये देखता है कि हाजिमे अभी हारा है या फिर नहीं। लेकिन वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि हाजिमे अपने आप को दोबारा से खड़े करने की कोशिश कर रहा होता है और अब वो पूरी तरह से खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है कि सच में मुझे इस बार काफी दर्द हो रहा है। और ये बोलते ही वो दोबारा से नीचे गिर जाता है और डेड डिक्लेयर हो जाता है। और फिर यहाँ पर सारे के सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि अकीरा को देखकर तालियां बजा रहे होते हैं और मियो ये बताती है कि फाइनली इस बैटल को ग्रीन टीम ने जीत लिया है। और ये सुनने के बाद ग्रीन टीम के सारे मेंबर्स खुश होने शुरू हो जाते हैं। और तभी अकीरा यूरी से माफी मांगता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी हेल्प सही टाइम पर नहीं कर पाया। और ग्रीन टीम के जितने भी मेंबर्स बेहोश होते हैं वो सारे होश में आ जाते हैं। और जब अकीरा यूरी की हेल्प करने के लिए आगे जा रहा होता है तभी अचानक यहाँ पर मियो आ जाती है और वो ये कहती है
अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन इस गेम का रिवॉर्ड लेने के लिए तुम्हें एक जगह पर जाना होगा और वहीं मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें आगे क्या करना है। और ये सुनने के बाद अकीरा काफी शॉक्ड हो जाता है और अब ये सारे के सारे गार्ड्स उसके दोस्तों को लेकर यहाँ से जा रहे होते हैं और मियो उससे कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है और जब तुम्हारे किंग का रोल खत्म हो जाएगा तो तुम इन सबको बाद में देख सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हारा टावर में इंतजार कर रही हूँ, तो चलो वहीं पर मिलते हैं। और ये बोलने के बाद ये सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि अकीरा नदी के पानी से अपना मुंह धो रहा होता है और वो ये सोचता है कि मैं पहले से काफी चेंज हो चुका हूँ, मैं वैसा नहीं रहा जैसे कि मैं पहले था। और तभी अचानक यहाँ पर ब्लू टीम की ओमोटो आ जाती है जो कि अकीरा को कांग्रेट्स कर रही होती है और अकीरा उसे देखकर हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वही कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे 200 पॉइंट्स दोगे और इसीलिए मैंने तुम्हारी हेल्प भी की, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई भी 200 पॉइंट्स नहीं है और यहाँ तक कि मेरी टीम भी। हाँ, मैं इस बारे में जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और वो काफी इम्प्रेसिव था जो कि तुमने किया। और जब ओमोटो अकीरा को ये बताती है कि वो सारी बातें जानती है कि अकीरा और उसकी गर्लफ्रेंड के पास एक काफी रेयर एबिलिटी है, तो ये सुनने के बाद अकीरा भी काफी परेशान हो जाता है। क्या ये सच में हमारे बारे में सारा कुछ जानती है? मुझे ऐसा लगता है कि इसे सब कुछ पता लग गया है और इसीलिए ये यहाँ पर आई है। तो चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ और शायद तुमने ये एबिलिटी पहले भी देखी हुई है। और ये बोलने के बाद वो अपने हाथ को एक कैनन के अंदर चेंज कर लेती है और अकीरा के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है जिससे अकीरा काफी इंजर्ड हो जाता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इस फाइट के रिजल्ट के बारे में पहले से ही जानती हूँ और तुम्हारे ऊपर मेरे 200 पॉइंट्स कर्ज हैं जो कि मैं तुमसे लेकर रहूंगी। आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो? और ओमोटो ये बताती है कि मैं ये बात जानती हूँ कि तुम मियो से मिलने जा रहे थे और मुझे इस प्रोग्राम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस मियो को अपने हाथों से मारना चाहती हूँ और मैं उसे ये दिखाना चाहती थी कि मैं अब भी इस गेम के अंदर एक्टिव हूँ। और वो लास्ट में अकीरा से ही कहती है कि मुझे भी मियो के पास जाना है, तो तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलो और मैं तुमसे अब 4th प्रोग्राम में मिलने वाली हूँ। और तभी अकीरा अचानक से बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने घर में होता है और वो ये सोचता है क्या मैं दोबारा से वही सपना देख रहा था और क्या मुझे दोबारा से स्कूल जाना पड़ेगा। तो वो जल्दी से अपना मुंह धोता है और ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाता है। और जब वो जाकर सिग्नल्स पर रुकता है तो तभी अचानक वही ब्लैक वैन उसके सामने आकर रुक जाती है, लेकिन इस बार उसके अंदर से कोई भी मम्मी नहीं निकलती। और अगले पल हम ये देखते हैं कि अकीरा अपने स्कूल को बंक करके गेमिंग पार्लर में चला जाता है और वहाँ पर दबकर गेम खेलता है। और वहाँ से निकलने के बाद वो किसी से मिलने के लिए जा रहा होता है और ये सोचता है कि गेम ही एक ऐसी चीज है जो कि मुझे इस लाइफ की रियलिटी से दूर रखती है। और तभी हमारे सामने ये बात क्लियर होती है कि अकीरा यूरी से मिलने के लिए आया होता है और यूरी उसे देखकर गले से लगा लेती है और बाकी के सारे लोग भी अपनी डेली लाइफ में बिजी हो जाते हैं और इन सभी को ऐसा लगता है कि वो बस एक सपना था। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि उन सभी के हाथों में अब भी उसी हथकड़ी का निशान होता है, यानी कि वो सब एक सच था। और फिर हम दोबारा से यूरी और अकीरा को देखते हैं और अकीरा उसे कहता है कि ये गेम अभी भी खत्म नहीं हुई है और मियो भी इन दोनों पर नजर रख रही होती है। और तभी हमें एक अननोन बंदे को दिखाया जाता है जो कि अकीरा के घर पर जा रहा होता है और तभी अचानक से इस गेम की एक और नोटिफिकेशन आ जाती है, वेलकम टू 4th प्रोग्राम इन टोक्यो। और इसी के साथ हमारी ये एनिमे यहीं पर एंड हो जाती है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली एनिमे अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप जाकर हमारे चैनल को भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आपको ऐसी ही कमाल की एनिमे वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।